हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं वैक जो है वैल्यू एडिशन कोर्स द आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी। एंड पहले स्टार्ट करने से पहले बहुत क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ आप सभी लोगों को कि जो भी वीडियो है ये वन शॉट वीडियो है। इसमें सारे के सारे सिलेबस जो आपके वैक है मैंने लिख भी रखे हैं यहाँ पे सामने में। यहाँ पे 4 यूनिट्स है, टोटल 4 यूनिट्स इसमें आपको कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। इसलिए आप लोग बार बार कमेंट में पूछते हैं कि पूरा है या फिर एक पार्ट है, तो भाई मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ, इट्स द होल सिलेबस कवर्ड इन दिस सिंगल वीडियो। ओके। एंड दूसरी बात, क्योंकि ये सिंगल वीडियो में पूरा होल सिलेबस है तो बहुत ज़्यादा डीप और डिटेल नहीं है, बट बहुत रिसर्च करके ही मैं कोई भी कंटेंट बनाता हूँ और यहाँ पे अपलोड करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ कहीं से कॉपी पेस्ट करके बना रहा हूँ। तो क्लियरली आपका यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हो अगर आप इसको इस एक वीडियो को देख के जा रहे हो, तो आपका जो है अच्छे से अच्छे नंबर आप ला सकते हो। जितना ज़्यादा आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओ नोट्स को और ढंग से पढ़ पाओ या फिर वीडियो को समझ पाओ, उतना ज़्यादा आपको बेटर होगा। एंड एक भी कोई पोर्शन नहीं है मतलब जो मैंने छोड़ा है, सारा A to Z सिलेबस कवर किया है और सिलेबस से बाहर तो आता नहीं है। मतलब आप अच्छे से इसको कर लेते हो प्रिपेयर, तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है ना, बहुत अच्छा नंबर लाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्लियर होता है। नेक्स्ट बात ये है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है वीडियोस को बनाने में। वीडियो से बनाने से मतलब तो ज़्यादा मेहनत लगता है इस नोट्स को बनाने में, बिकॉज बहुत ज़्यादा रेफरेंसेस को देखना होता है, कौन सी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स है उनको फॉलो करना होता है, फिर कुछ चीज़ें इंटरनेट से बहुत चीज़ें सर्च करनी पड़ती है, फिर उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में डालना पड़ता है, पैराफ्रेज करना पड़ता है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। मैं आपको पूरा क्या ही एक्सप्लेन करूँ, यहाँ पे आपकी एग्जाम है और वीडियो आप देखने आए हो काम के लिए, तो बस इतना चाहता हूँ कि काफ़ी एफर्ट लगते हैं बनाने में। तो आप लोग प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनका भी हेल्प हो जाए एंड काफ़ी लोगों तक पहुंचे ये वीडियो, जिससे कि मेरा भी जो मिशन है कि मैं सिर्फ अकेले किसी सिंगल लोगों के लिए तो बना नहीं रहा हूँ, अपना भी एग्जाम है मेरा, उसको भी टाइम ये करके मैं आपके लिए इतना टाइम डिवोट कर रहा हूँ। तो आई होप कि सारे लोगों तक वीडियो पहुंच जाए जिनके पास भी ये सेक वैक का ये चीज़ें हैं। मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइएगा, आपको और भी जितने वैक सेक और जी से रिलेटेड वीडियोज है उनकी सारे की एक्सप्लेनेशन एंड नोट्स मिल जाएंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस में आपको देख लेता हूँ। सबसे यूनिट 1 में ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैप्पीनेस, जिसके अंदर हम डिफिनेशन पढ़ेंगे हैप्पीनेस के बारे में एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारी चीज़ें। सेकंड यूनिट है इंडोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ हैप्पीनेस, मतलब इंडिया में क्या क्या थ्योरीज है हैप्पीनेस से रिलेटेड, उसको पढ़ेंगे। थर्ड यूनिट जो है उसमें हम लोग हैप्पीनेस क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे कि किस किस कल्चर में हैप्पीनेस की क्या क्या मीनिंग्स है। एंड फोर्थ यूनिट जो लास्ट यूनिट है उसमें है कि लोकल एंड ग्लोबल परस्पेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस, कि लोकली लोग क्या समझते हैं हैप्पीनेस को एंड ग्लोबल लेवल पे इसका क्या वैल्यू है एंड क्या लोग समझते हैं इसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन इकोलॉजी रेफर्स टू स्टडी ऑफ रिलेशनशिप। तो ह्यूमन इकोलॉजी सबसे पहला यूनिट था, उसमें यही था ह्यूमन इकोलॉजी एंड हैप्पीनेस। तो ह्यूमन इकोलॉजी होता क्या है पहले उसको समझते हैं हम लोग। ह्यूमन इकोलॉजी रेफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड द नेचुरल, सोशल एंड बिल्ट इन्वायरमेंट। समझ में आपको, ह्यूमन इकोलॉजी जो होता है स्टडी ऑफ ह्यूमंस और उनके नेचुरल और सोशल इन्वायरमेंट में रहते हैं, उसके स्टडी को ह्यूमन इकोलॉजी बोलते हैं। मतलब उसकी स्टडी करना ये ह्यूमन इकोलॉजी में आता है। It encompasses how individuals and communities interact with their surroundings, including the natural resources, ecosystems, and social structures that shape their lives. मतलब कि आप जिस सराउंडिंग में कोई भी ह्यूमन किस जिस सराउंडिंग में वो रह रहा है, जिस नेचुरल रिसोर्सेज का वो यूज कर रहा है, जिस इकोसिस्टम में है वो, और कैसे उससे वो इंटरेक्ट कर रहा है एंड कैसे उसका यूज कर रहा है, इन सब सारी चीजों को स्टडी करना ये ह्यूमन इकोलॉजी बोलता है। ठीक है। Happiness, on the other hand, is a subjective emotional state characterized by feelings of contempt or joy, satisfaction and overall well-being. जबकि हैप्पीनेस जो है ये एक सब्जेक्टिव इमोशनल स्टेट है। हैप्पीनेस क्या है, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हैप्पीनेस होता है, इसलिए यहाँ पे जो टर्म है सब्जेक्टिव यूज किया गया है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जनरलाइज सबके लिए, बट यहाँ सब्जेक्टिव है, मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। हैप्पीनेस जो है हर एक लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है, इसलिए हैप्पीनेस जो है एक सब्जेक्टिव इमोशनल स्टेट है कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ कंटेनमेंट, जॉय, सेटिस्फैक्शन एंड ओवर well-being। ठीक है। इट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स। ये बहुत ही कॉन्सेप्ट जो है कॉम्प्लेक्स है। हैप्पीनेस आसानी से बहुत आसान कॉन्सेप्ट नहीं है, बिकॉज हैप्पीनेस जो है अलग लोगों के लिए अलग हो सकता है और वो काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि बायोलॉजिकल एस्पेक्ट, साइकोलॉजिकल, सोशल और इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये। Next, intersection of human ecology and happiness involves the understanding how the environment, both natural and social, impacts human well-being. अगर आप ह्यूमन इकोलॉजी और हैप्पीनेस को समझना चाहते हो कि कैसे इनके बीच का क्या कॉमन पॉइंट है,
तो क्योंकि ह्यूमन इकोलॉजी में हम देखते हैं कि कैसे हम एक नेचुरल रिसोर्सेज और अपने इन्वायरमेंट और अपनी कम्युनिटी से कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन इकोलॉजी बोलते हैं। एंड हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस एक इमोशनल स्टेट है, और इस इमोशनल स्टेट को अगर आप मेजर करना चाहते हो या फिर इसके रिगार्डिंग पता करना चाहते हो, कुछ भी स्टडी करना चाहते हो, तो आपको काफी फैक्टर्स देखने पड़ेंगे ना, बिकॉज हैप्पीनेस जो है एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है, काफी सारे फैक्टर पर डिपेंड करता है। इसीलिए ह्यूमन इकोलॉजी और हैप्पीनेस जो है, इन दोनों के बीच में काफी इंटरसेक्शन है, लिंकेज है, और इसके थ्रू हम उसको फर्दर स्टडी करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए कुछ पॉइंट्स देखते हैं जो ह्यूमन इकोलॉजी और हैप्पीनेस से इंटरेक्ट कर रहा है। तो पहला नंबर है नेचुरल इन्वायरमेंट। द क्वालिटी ऑफ नेचुरल इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स ह्यूमन हैप्पीनेस। जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ज्यादा हद तक किसी भी ह्यूमन के हैप्पीनेस को ये करता है, अफेक्ट करता है। ठीक है। एक्सेस टू क्लीन एयर, वाटर, ग्रीन प्लेसेस एंड ए बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। किसी के पास अगर क्लीन एयर होगा, साफ सुथरी हवा आ रही है आपके पास, अच्छा पीने का पानी है, अगर ग्रीन स्पेस है आसपास में, एक बायोडाइवर्स इन्वायरमेंट है, तो ये काफी ज्यादा आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा, आपके मेंटल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा इन पॉजिटिव वे, आपके फिजिकल हेल्थ को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इन पॉजिटिव वे। तो सबसे मेन पॉइंट ये है, नेचुरल इन्वायरमेंट जो है मेन फैक्टर हो गया आपको। ठीक है। फॉर इंस्टांस, स्टडीज हैव शोन दैट एक्सपोजर टू नेचर एंड ग्रीन स्पेसेस कैन रिड्यूस स्ट्रेस, इंप्रूव मूड एंड एनहांस ओवरऑल वेलबींग। People living in areas with more greenery tend to report higher levels of life satisfaction। मतलब ये रिपोर्ट्स में भी पाया जा चुका है कि जो भी व्यक्ति जो है, अगर उसके पास ग्रीन स्पेस है या फिर वो ऐसे एरिया में रह रहा है जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो, समझ रहे हो आप, और ग्रीनरी ज़्यादा हो, प्लांटेशन ज़्यादा हो, तो उनका जो लाइफ सेटिस्फैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, वो काफ़ी सेटिस्फाइड होते हैं अपने लाइफ से, उनका मूड काफ़ी इम्प्रूव्ड रहता है, स्ट्रेसेस कम होते हैं उनके। ठीक है। तो ये चीजें प्रूव्ड हो गई। तो पहला रीजन समझ गया आप, नेचुरल इन्वायरमेंट क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है। दूसरा आपका फैक्टर है यहाँ पे बिल्ट इन्वायरमेंट। वो तो नेचुरल इन्वायरमेंट था, अब दूसरा है बिल्ट इन्वायरमेंट। द डिजाइन ऑफ सिटीज, नेबरहुड्स एंड बिल्डिंग्स इन्फ्लुएंसेस सोशल इंटरेक्शन, फिजिकल एक्टिविटी एंड मेंटल हेल्थ। Factors such as walkability, access to amenities, public spaces, community infrastructure impact individuals' quality of life। वो तो नेचुरल इन्वायरमेंट हमने पढ़ा। अब ये बिल्ट इन्वायरमेंट है जो कि हम लोग क्रिएट करते हैं। किसी का अच्छा घर हो या फिर अच्छी सिटी में आप रह रहे हो, अच्छा डिजाइन हो आपके घर का, आपके कॉम्प्लेक्स, आपके हाउस के बाहर जो है आपको गार्डन मिल जाए या फिर वॉक करने के लिए ट्रैक मिल जाए ऐसा। ठीक है। और बहुत सारी फैसिलिटीज हो, जिम हो, बहुत सारी जो एम्यूनिटीज होती हैं बेसिक से लेके जो लग्जरियस एम्यूनिटीज है, अगर वो आपके पास हो तो क्यों नहीं आप फील अच्छा करोगे। आप ऑब्वियसली आपके पास ये फैसिलिटीज होंगी तो आप अच्छा फील करोगे, आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा अपनी लाइफ से, आप हैप्पी रहोगे, मतलब समझ रहे हो। तो ये सब चीजें इन्फ्लुएंस करती है। फॉर एग्जाम्पल, नेबरहुड्स डिजाइन फॉर पेडिस्ट्रियंस विथ वॉक पार्क्स, recreational areas often promote social interaction and sense of community, contributing to positively to happiness। और आपने देखा ही होगा, मैं क्योंकि हम लोग सब ड्यू के स्टूडेंट्स हैं, सब लोग दिल्ली में रह रहे हैं, तो दिल्ली में तो हर जगह ही पार्क पार्क है, आपको दिख रहा होगा। मेरे भी घर के बाहर जो मैं जहाँ रह रहा हूँ साउथ कैंपस में, वहाँ पे भी आसपास में पार्क ही पार्क बहुत ज़्यादा मिल जाता है। मतलब तो ऐसा है कि हम में क्या होता है, जब भी अगर थोड़ा मूड ऑफ होता है हमारा या फिर कुछ हमें अगर वॉक के लिए ही जाना है, हम तुरंत पार्क चले जाते हैं। और ड्यू में आप देख रहे हो सारे बच्चे पार्क में आपको मिल जाएंगे शाम के टाइम में। तो यहाँ क्या होगा, इंटरेक्शन होता है पार्क में, जाके आप इंटरेक्ट भी कर लेते हो लोगों से, या फिर आप सिंपल जाके बैठते भी हो तो आप नेचर के पास वहाँ ज़्यादा क्लोज फील करते हो एंड आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है ऑब्वियसली। ठीक है। तो ये बिल्ट इन इन्वायरमेंट हो गया, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो दोनों ये आपने समझ गया होगा दोनों फैक्टर, नेचुरल इन्वायरमेंट, बिल्ट इन इन्वायरमेंट। थर्ड है सोशल इन्वायरमेंट। अब ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड सोशल कनेक्शंस प्ले ए वाइटल रोल इन हैप्पीनेस। स्ट्रॉन्ग सोशल टाइज, सपोर्टिव कम्युनिटीज एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग पॉजिटिवली इम्पैक्ट मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल हैप्पीनेस। अब जहाँ की बात आ रही है हैप्पीनेस की, तो सोशल इन्वायरमेंट भी काफी क्रूशियल हो जाता है, बिकॉज ह्यूमन जो है, हम लोग ह्यूमन का एक सोशल एनिमल है, तो हमारे अंदर जो है हमें चाहिए होता है कि सोशलाइज हम करें, हमारे जो इंटरेक्शंस हो पॉजिटिव हो, लोग हमसे इंटरेक्ट करें, ये हम चाहते हैं। ठीक है। तो अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में है जहाँ पे कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है, आपके नेबर काफी सपोर्टिव है या फिर आपके फ्रेंड्स काफी सपोर्टिव है, जो भी है कम्युनिटी, ऐसा कम्युनिटी जहाँ पे सोशलाइजिंग ज्यादा हो रही है, लोग सपोर्ट कर रहे हैं आपको, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस हो रहा है वहाँ पे, तो वो आपके मेंटल हेल्थ को काफी ज्यादा पॉजिटिवली इंपैक्ट करेगा एंड ओवरऑल आपको हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करेगा। क्योंकि अगर मुझसे कोई रोज आके मेरा हालचाल पूछ रहा है, मेरे से बात कर रहा है, अच्छे से इंटरेक्शन कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेरा मूड तो अच्छा ही रहेगा ना। या फिर अगर कोई देख लो उसी में मुझे आके कोई अच्छे से बिहेव ना कर रहा हो, अच्छे से इंटरेक्ट ना कर रहा हो, इग्नोरेंस हो,
तो मेरा मूड तो खराब होगा या फिर ऑफ हो सकता है। तो इसलिए सोशल इन्वायरमेंट, बेटर सोशल इन्वायरमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर बेटर मेंटल हेल्थ एंड ओवरऑल हैप्पीनेस। Community that fosters social cohesion, trust and cooperation tend to have higher level of well-being among residents। ठीक है, अब जैसे कि कम्युनिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो अगर कम्युनिटी में हाउसिंग कम्युनिटी, रेसिडेंशियल कम्युनिटी में बात की जाए, तो वहाँ पे अगर सोशल फंक्शन हो रहे हैं, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं, तो वहाँ पे उससे क्या होता है, चांसेस होता है कि जो कम्युनिटी जो है वो आपको एक वेलबिंग की तरफ जा रही है एंड इमोशनल वहाँ पे टच सही है एंड हैप्पीनेस का लेवल वहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर है कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। Cultural values, societal norms, and economic conditions also influence the happiness. Societies that prioritize social equality, trust, and social welfare tend to have higher average level of happiness. However, the economic factors alone do not guarantee happiness beyond a certain threshold of meeting basic needs. तो कल्चरल सोसाइटल नॉर्म्स बहुत सारे होते हैं, तो अगर किसी सोसाइटी में अगर बिल्कुल इक्वलिटी और ट्रस्ट का माहौल है, सोशल वेलफेयर है, तो वहाँ पे बिल्कुल आपका मेंटल हेल्थ भी सही रहेगा, ऑब्वियसली आप जो है आप ज़्यादा हैप्पी रहोगे वहाँ पे। एंड इकोनॉमिक फैक्टर जो है ये सिर्फ अकेला नहीं गारंटी करता है कि हैप्पीनेस प्रोवाइड करे, बिकॉज अगर आपकी बेसिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं और बाकी सारे फैक्टर्स फुलफिल है तो भी आप बहुत अच्छे से खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि अमीर लोग ही खुश रहते हैं, इनफैक्ट अमीर लोग तो काफ़ी टाइम दुखी रहते हैं वो लोग भी। तो सिर्फ एक फैक्टर से जज नहीं कर सकते। डेट्स व्हाई आई प्रीवियसली सेड ना कि हैप्पीनेस इज नॉट सिंपल कॉन्सेप्ट। तो सारे कॉन्सेप्ट आपको मतलब ये समझने के पूरे फैक्टर्स और हर एक फैक्टर्स पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो understanding the relationship between human ecology and happiness involves considering the complex interplay between the individuals and the environment. For instance, the blue zones around the world, regions known for longevity and happiness, highlight how lifestyle, community, environment contribute to the well-being। मतलब आपको अगर ह्यूमन इकोलॉजी और रिलेशन और ह्यूमन इकोलॉजी और हैप्पीनेस के बीच के रिलेशनशिप को समझना है, तो इन दोनों के बीच में आपको इंटरप्ले करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो कि हमने कई सारे फैक्टर्स अभी डिस्कस करे। ठीक है, अब हम आते हैं हैप्पीनेस। तो हम डिफाइन कर चुके हैं कि क्या होता है हैप्पीनेस, क्या होता है, आपको आएगा तो आप एग्जाम में लिख देना। हैप्पीनेस इज द सब्जेक्टिव इमोशनल स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय फीलिंग्स ऑफ कंटेनमेंट, जॉय, सेटिस्फैक्शन एंड ओवरऑल वेलबींग। इट्स अ कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर इंक्लूडिंग बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड एनवायरमेंटल एलिमेंट्स। ठीक है, ये आप बोल देना। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल फैक्टर, अगर क्वेश्चन आ सकता है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर बताने के लिए हैप्पीनेस का, सोशल फैक्टर बताने के लिए, तो इन सब चीज़ों को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ब्रीफली में, बट एक्सप्लेन किया आपको। ठीक है, अब थोड़ा और डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। इन्वायरमेंटल फैक्टर क्या होता है हैप्पीनेस का। तो सबसे इन्वायरमेंटल फैक्टर में सबसे नंबर 1 पॉइंट में आपको लिखना है। सारे पॉइंट वाइज है तो नोट्स इतने कंसाइज है ना कि आप मतलब एक बार पढ़ लोगे अच्छे से ना, बिल्कुल तो कोई दिक्कत होने वाला ही नहीं है। या फिर अगर वीडियो भी आप ध्यान से सुन लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। नोट्स आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना एंड वहां से आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि कैसे आपको नोट्स को एक्सेस करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि नेचुरल जो भी आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर है हैप्पीनेस में, उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है नेचुरल सराउंडिंग्स। नेचुरल इन्वायरमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन ह्यूमन हैप्पीनेस। एक्सेस टू ग्रीन स्पेसेस सच एज पार्क्स, फॉरेस्ट्स एंड गार्डन्स हैज बीन लिंक्ड टू इंक्रीज्ड वेलबींग एंड रिड्यूस स्ट्रेस। एक्सपोजर टू नेचर, फ्रेश एयर एंड सनलाइट कंट्रीब्यूट्स पॉजिटिवली टू मेंटल हेल्थ। तो बहुत आसान है, आप लोगों को क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि अगर आप नेचर के पास रहोगे तो काफी ज्यादा हैप्पी फील करते हो, या खुद भी आपने एक्सपीरियंस किया होगा। अगर आपके घर के आसपास पार्क है या फिर कोई छोटा मोटा जंगल है या फिर गार्डन है, तो वहाँ पे उससे क्या होगा, इन चीज़ों का अगर एक्सेस है आपके पास तो वहाँ पे आप जाके बिल्कुल रिफ्रेशिंग फील करोगे, या फिर आपको माहौल अच्छा रहेगा आपके घर के आसपास का। ठीक है, और एक्सपोजर टू नेचर, फ्रेश एयर, सनलाइट, ये सब काफी पॉजिटिवली इंपैक्ट करता है आपकी मेंटल हेल्थ को एंड इवेंचुअली आपके हैप्पीनेस को भी कंट्रीब्यूट करता है। दूसरा है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट में क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, नेबरहुड सेफ्टी, एक्सेस टू क्लीन वाटर, सैनिटेशन एंड हेल्दी इन्वायरमेंट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट हैप्पीनेस। अगर आपका अच्छा घर है, अच्छी क्वालिटी ऑफ हाउस मतलब कि बढ़िया घर है, प्रॉपर फिनिश्ड घर है, नेबर्स सही हैं, अच्छे हैं, क्लीन वाटर का आपको एक्सेस मिल रहा है, सेफ्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, सैनिटेशन है, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा आप खुश रहोगे, अच्छा लाइफ स्टाइल आपका रहेगा, तो बिल्कुल आप और आपके हैप्पीनेस को ये इंप्रूव करेगा। वेल मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, adequate housing and clean surroundings create a sense of security and comfort and ultimately it leads to a happy life। क्लियर है। नेक्स्ट है थर्ड, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, मतलब लिविंग इन अ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट वेयर रिसोर्सेज आर यूज्ड एफिशिएंटली, वेस्ट इज मिनिमाइज्ड एंड इकोसिस्टम्स आर प्रिजर्व्ड कैन कंट्रीब्यूट टू लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस। समझ रहे हो आप, जैसे कि अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हो जहाँ पे सस्टेनेबल चीजें फॉलो हो रही हैं, तो फिर वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा एंड आपको एक लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगा। वो शॉर्ट टर्म नहीं होगा, वो लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे सिलेबस में कि क्या शॉर्ट टर्म हैप्पीनेस होती है, क्या लॉन्ग टर्म होती है, क्या इसका स्टेज है हैप्पीनेस का, वो सब डिस्कस करेंगे हम आगे। ठीक है, सिलेबस में है आपके।
तो individuals who actively participate in eco-friendly practices tend to report greater satisfaction and sense of purpose. जो जो लोग जो इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, सस्टेनेबिलिटी में या फिर इको फ्रेंडली को प्रमोट करते हैं या फिर इन चीज़ों के प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं, बिकॉज दे फील कि दे आर डूइंग फॉर देयर फ्यूचर जनरेशन एंड दे आर डूइंग समथिंग विच विल बी वेरी फ्रूटफुल फॉर द नेचर। तो उसमें उस सेटिस्फैक्शन का सेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और एक पर्पस वाला सेंस भी आ जाता है, तो वो भी बहुत एक हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। अल्टीमेटली वो अलग लेवल की हैप्पीनेस होती है, सेटिस्फैक्शन भी होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका दूसरा आ गया पॉइंट, सोशल फैक्टर्स। हैप्पीनेस का सोशल फैक्टर लिखने के लिए आया तो इन सारे पॉइंट्स को लिखना। अब मैं एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। सबसे पहला सोशल रिलेशनशिप्स, मतलब क्वालिटी रिलेशनशिप विद फैमिली, फ्रेंड्स, कम्युनिटी मेंबर्स आर क्रूशियल फॉर हैप्पीनेस। अगर आपके अच्छे रिलेशंस हैं आपके फैमिली के साथ, आपके दोस्तों के साथ, या फिर आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हो, जिस समाज में रह रहे हो, वहाँ पे आपके अच्छे रिलेशन हैं, तो वो बहुत अच्छा आपकी कंट्रीब्यूशन रहेगा आपकी हैप्पीनेस में वो, क्योंकि आप हैप्पी रहोगे, सबसे अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, तो आप खुश रहोगे अल्टीमेटली। ए स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन, इमोशनल सपोर्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस मेंटल वेलबींग। एंड अगर आपका स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शन है, आप जो भी सोसाइटी में रह रहे हो या फिर आपकी फैमिली है या फिर फ्रेंड्स है, उनके साथ आपका एक अच्छा बॉन्डिंग है, अच्छा इमोशनल सपोर्ट है, कनेक्शन अच्छा है, तो फिर वो आपके मेंटल हेल्थ को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा एंड आपको अल्टीमेटली हैप्पीनेस ही प्रोवाइड करेगा वो। कम्युनिटी एंड सोशल सपोर्ट, अगर एक सपोर्टिव कम्युनिटी है, जिस कम्युनिटी में आप रह रहे हो वो आपको सपोर्ट करती है, म्यूचुअल असिस्टेंस, रिस्पेक्ट है, ट्रस्ट है, तो वो भी हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करता है। इंडिविजुअल्स फील वैल्यूड, रिस्पेक्टेड एंड सपोर्टेड टेंड टू हैव हैप्पियर रेसिडेंट्स। जो लोग की ज़्यादा वैल्यू की जाती है, रिस्पेक्ट किसी की करोगे आप, उनकी वैल्यू करोगे, सपोर्ट करोगे, तो वो लोग बिल्कुल वो हैप्पी रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस। सोसाइटी दैट प्रमोट्स इक्वलिटी, फेयरनेस एंड सोशल जस्टिस टेंड्स टू हैव हैप्पियर पॉपुलेशंस, एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल सर्विसेज कंट्रीब्यूट टू ए सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड कंटेनमेंट। ठीक है, मतलब कि जिस सोसाइटी में ये सोशल इक्वालिटी जो है प्रमोट किया जाता है, सोशल जस्टिस होता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहते हैं वो सोसाइटी के लोग। और एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ये सब भी अगर मिल रहा है किसी सोसाइटी में, सिक्योरिटी है, तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस लेवल वहाँ पे बढ़ जाता है। कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स, cultural factors, traditions and social norms influence happiness. Societies that value cooperation, altruism and social cohesion often have higher level of happiness among their members. मतलब बहुत सारे कल्चरल फैक्टर्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं हैप्पीनेस को, क्योंकि सोसाइटी में आपको कई तरह के कल्चरल प्रोग्राम्स या फिर कुछ कल्चरल एथिक्स होते हैं, कल्चरल रिचुअल्स होते हैं, तो उन सब चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हो, उन ट्रेडिशंस को फॉलो कर रहे हो, तो वो भी काफ़ी खुशी मिलेगी आपको। जैसे किसी का कल्चर है, किसी का कोई फेस्टिवल होता है, आप एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ मैं आपको, अगर जैसे कि कोई पर्टिकुलरली किसी स्टेट का कोई फेस्टिवल होता है, तो उसमें कितना ज़्यादा व्यक्ति खुश होता है इंडिविजुअल कि हाँ उनका उनका फेस्टिवल आ रहा है, उनका प्रॉपर फेस्टिवल आ रहा है, तो उसमें वो सेलिब्रेट करते हैं, तो वो हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है अल्टीमेटली। तो वही वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका यही मतलब है, कल्चरल फैक्टर में यही आता है कि जिसके जो कल्चर हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको फॉलो करके भी आपको बहुत खुशी मिलती है, आप बहुत हैप्पी फील करते हो। नेक्स्ट है आपका सोशल कैपिटल। द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल रेफर्स टू नेटवर्क, रिलेशनशिप एंड शेयर्ड वैल्यूज विद इन ए कम्युनिटी। हाई लेवल्स ऑफ सोशल कैपिटल कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रस्ट, रेसिप्रोसिटी एंड सिविक एंगेजमेंट आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड हैप्पीनेस। मतलब जितना ज़्यादा सोशल कनेक्शन आपका बढ़िया है, आपके नेटवर्क्स जितने अच्छे हैं, आपके रिलेशनशिप्स जितने अच्छे हैं विद इन द कम्युनिटी एंड अदर, तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे सेंस ऑफ हायर लेवल ऑफ, वहाँ पे आपको फील होगा रिस्पेक्ट, ट्रस्ट एंड अल्टीमेटली आप हैप्पी फील करोगे। तो ये आप समझ गए कि क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर थी, क्या सोशल फैक्टर थी। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे हैप्पीनेस के कई डायमेंशंस होते हैं, उसके बारे में समझना है आपको। ठीक है, जैसे कि फिजिकल, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल वेलबींग फॉर हैप्पीनेस, इनको समझेंगे हम लोग। तो सबसे पहले फिजिकल वेलबींग को समझते हैं। फिजिकल वेलबींग जो है उसमें क्या आता है, तो डेफिनेशन देखते हैं। Definition is physical well-being encompasses the state of an individual's body, health and overall physical condition। मतलब फिजिकली रिलेटेड जितने भी कंडीशंस हैं, फिजिकल हेल्थ से रिलेटेड, बॉडी एंड ओवरऑल फिजिकल कंडीशन, उसके रिलेटेड जो भी
चीज़ें हैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे, और कैसे फिजिकल हेल्थ जो है काफ़ी, जो फिजिकल वेलबिंग बोलेंगे, फिजिकल हेल्थ नहीं बोलेंगे उसको, फिजिकल वेलबिंग इसके अंदर पूरा आ जाता है, ओवरऑल बॉडी हेल्थ है एक्सेट्रा, जो भी फिजिकल कंडीशंस है वो कैसे इंपैक्ट करता है अपने हैप्पीनेस को। तो फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू फिजिकल वेलबिंग, न्यूट्रिशन एंड डाइट। सबसे पहला एक अच्छा न्यूट्रिशन और डाइट होना चाहिए। कंज्यूमिंग ए बैलेंस्ड डाइट विद एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स इज क्रूशियल फॉर फिजिकल हेल्थ। गुड न्यूट्रिशन सपोर्ट्स ओवरऑल बॉडीली फंक्शंस, प्रमोट्स एनर्जी लेवल्स एंड इन्फ्लुएंसेस मूड। आप खुद ही इमेजिन करना, मैंने तो भाई इमेजिन सॉरी एक्सपीरियंस करना या फिर किया होगा आपने। अपना बात बताता हूँ मैं, जैसे कि अगर मुझे भूख लगा होता है, मैं परेशान हो जाता हूँ और मूड बहुत ज़्यादा उस टाइम चिड़चिड़ा हो जाता है। आपको अगर कोई, आपको एक तो अगर भूख लगी है पहली बात, और दूसरी बात कोई आपसे ज़्यादा अब बात कर रहा हो या फिर आपसे ज़्यादा ये कर रहा हो, क्वेश्चन कर रहा हो, तो आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपको मन होता है कि दो चार गालियाँ उसे दे के आप भगा दो, ठीक है। तो फिर जैसे ही आप खा लेते हो खाना अच्छे से, आपका पेट भर जाता है, फिर आप सोचते हो कि अरे, आप तो अच्छा फील करने लगते हो, आपका मूड अच्छा हो जाता है, तो फिर आप ये सोचते हो कि अरे आपसे जो क्वेश्चन कर रहा था वो तो भाई उसके कुछ गलत बोल नहीं रहा था, आपने फालतू में उसे डांट के भगा दिया। तो मैं जस्ट एग्जांपल बताया हूँ समझाने के लिए कि फूड अगर आप ले रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, एक बैलेंस डाइट इज नेसेसरी होता है आपके ओवरऑल फिजिकल वेलबींग के लिए। एक बैलेंस डाइट जिसमें एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स हो, फिजिकल हेल्थ के लिए नेसेसरी होता है, एंड ये आपके मूड को इन्फ्लुएंस करता है, एनर्जी लेवल को प्रमोट करता है, एंड बॉडी फंक्शंस को सपोर्ट करता है। Exercise and physical activity. Regular physical activity contributes to physical fitness, reduces the risk of chronic disease, and improves mental health. Exercise releases endorphins, neurotransmitters that promote feelings of happiness and well-being. बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया तो जरूर करना। मैं तो कई बार बोलता हूँ कि एक्सरसाइज इज नेसेसरी, नॉट जिम जाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जस्ट एक्सरसाइज इज नेसेसरी। एक्सरसाइज में कुछ भी एक्सरसाइज कंट्रीब्यूट कर सकते हो, वॉकिंग, रनिंग, कोई स्पोर्ट्स खेलना, या फिर कोई योगा करना, कुछ भी एक्सरसाइज में शामिल कर सकते हो। जो फिजिकल एक्टिविटी हो वो कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि उस फिजिकल एक्टिविटी से फिजिकल फिटनेस होता है, एंड उससे क्या होगा, आपके ब्लड का फ्लो जो होता है वो प्रमोट होता है। और मैं आपको साइंस बता रहा हूँ इसके पीछे कि जब भी आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो तो आपकी ब्रीदिंग फास्ट होती है, एंड इसलिए होती है बिकॉज आप जो मूवमेंट हो रहा है, आपके बॉडी में मूवमेंट होता है, एंड उससे क्या होगा, उससे ये होता है कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो फास्ट हो जाता है, एंड ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होने से ये क्या होता है कि ब्रीदिंग फास्ट होती है, एंड ब्रीदिंग फास्ट होती है मतलब ज़्यादा आप ऑक्सीजन ले रहे हो, और जितना ऑक्सीजन जाएगा ब्लड में वहाँ पे वो और ज़्यादा तरीके से मूवमेंट करेगा, एंड उससे ओवरऑल जो होता है काफ़ी आपका मूड भी अच्छा होता है, आपको इम्प्रूव करता है, आपका जो सेल्स है उसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट होती है। तो कोई खतरा नहीं होता है क्रोनिक डिजीज का, और आपका ओवरऑल मेंटल हेल्थ भी बूम हो जाएगा, बिकॉज वहां तक ब्लड जाएगा, उस कोने तक ब्लड जाता है जहां तक अगर आप सिर्फ बैठे रहोगे तो ब्लड नहीं जाएगा उस कोने तक, लेकिन आप मूवमेंट करोगे तो बॉडी के हर एक पार्ट में आपको ब्लड जाएगा, सर्कुलेट करेगा, एंड वहां तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचेगा, तो ओवरऑल आपका हेल्थ भी बढ़िया होगा, और कोई डिजीज का खतरा भी नहीं होगा, एंड ओवरऑल हैप्पीनेस भी आपको प्रमोट करेगा, बिकॉज एंडोफिन्स जो है न्यूरो वो रिलीज होगा उस टाइम पे, जो कि हैप्पीनेस और वेलबींग के लिए होता है, ठीक है। थर्ड है एडिक्वेट स्लीप, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आजकल के टाइम पे हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम लोग रात को काफ़ी ज़्यादा लेट तक जगते हैं। ड्यू स्टूडेंट्स को मैं स्पेशली टारगेट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम ड्यू का ही पढ़ा रहे हैं कोर्स, तो ऑब्वियसली कोई और नहीं दिख रहा होगा इस वीडियो को। तो प्लीज़ आप लोग रात में पॉसिबली ट्राई करें कि जल्दी सो जाएं, 4 बजे 3 बजे सुबह तक ना जगें, कम से कम 12 1 बजे तक तो सो ही जाए। मुझे पता है कि 10 बजे बोलूँगा तो वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज हमारा वो रूटीन ही नहीं है, या फिर हमारे पास उतना टाइम है नहीं कि मतलब हम इतनी जल्दी सो सकें। तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि हमारा कॉलेज लाइफ है, हमें बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट कोशिश करें 12 1 बजे की ज़्यादा लेट ना करें, 12 1 बजे तक, मैक्स टू मैक्स 12 1 बजे तक आप सो जाएं, और सुबह में उठ जाएं जल्दी। 2 3 बजे कई लोग सोते हैं, मैं कई लोगों से मिलता हूँ, कई लोग मेरे दोस्त लोग हैं, उन सबका यही रूटीन है, 3 4 बजे सोना, 2 बजे सोना। तो उनको, उनसे क्या होगा, अगर इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर तो डिजीज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, या और फिर फर्दर लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी वो हार्मफुल होगा। इसलिए ऐसा ना करें, इनसे बचने की कोशिश करें, ठीक है। एक दो बारी कर लिया, 1 2 दिन 3 बजे तक जग गए, कोई दिक्कत नहीं, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। आपका एक शेड्यूल होना चाहिए, समझ आया। तो यहाँ पे वही बोल रहा है, एडिक्वेट स्लीप इज एसेंशियल फॉर फिजिकल हेल्थ एंड इमोशनल वेलबिंग। इट रिजुविनेट्स बॉडी, सपोर्ट्स कॉग्निटिव फंक्शंस एंड हेल्प्स रेगुलेट मूड। नेक्स्ट है हेल्थ केयर एक्सेस। एक्सेस टू क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज, प्रिवेंटिव केयर एंड टाइमली मेडिकल इंटरवेंशंस आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ एंड एड्रेसिंग हेल्थ कंसर्न। आपको रेगुलर चेकअप्स तो जरूर करवाने चाहिए, 6 महीने 4 महीने पे तो चेकअप होने चाहिए, जिससे कि पता चले कि कोई सब ठीक तो है ना।
नेक्स्ट है आपका इमोशनल वेलबिंग। तो हमने फिजिकल वेलबिंग पढ़ लिया, उसके फैक्टर्स पढ़ लिए, अब इमोशनल वेलबिंग पढ़ेंगे। इमोशनल वेलबिंग किसको बोलते हैं? इमोशनल वेलबिंग रेफर्स टू द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एक्सप्रेस एंड मैनेज इमोशंस इफेक्टिवली। किस तरह से आप अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, उसी को बोलते हैं इमोशनल वेलबिंग। अब क्या क्या फैक्टर होते हैं जो इमोशनल वेलबिंग को कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको समझना है। पहला फैक्टर है इमोशनल रेगुलेशन, मतलब हैविंग द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड मैनेज इमोशंस, कोप अप विद स्ट्रेस, अडेप्ट टू वेरियस सिचुएशन कंट्रीब्यूट्स टू इमोशनल वेलबिंग। मतलब कितने ज्यादा आपके अंदर क्षमता है जिससे आप किसी इमोशन को समझ सकते हो और उसको मैनेज कर सकते हो, किसी स्ट्रेस से लड़ सकते हो और वेरियस सिचुएशन में आप कोप अप कर सकते हो, ये दर्शाता है इमोशनल रेगुलेशन। और इस इमोशनल रेगुलेशन आपके में बढ़िया है तो आप इमोशनल वेलबिंग भी आपका बढ़िया होगा। अगर इमोशनल रेगुलेशन सही नहीं है तो फिर आपका इमोशनल वेलबिंग पॉसिबल नहीं है। थर्ड है, सेकेंड पॉइंट है पॉजिटिव रिलेशनशिप। सपोर्टिव एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंग, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू हैप्पीनेस एंड इमोशनल वेलबिंग। मतलब कि अगर आपका रिलेशनशिप सपोर्ट सही है, मतलब फैमिली फ्रेंड्स जो है आपको सपोर्ट करते हैं, आपसे अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, आपका अच्छा बॉन्डिंग है, आपको इमोशनली वो सपोर्ट करते हैं, तो फिर आपका एक पॉजिटिव माइंडसेट बनेगा एंड वहाँ पे इमोशनल वेलबिंग काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको सपोर्ट वो कर रहे हैं तो आपका सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस बना रहेगा एंड वो आपकी इमोशनल वेलबिंग को काफ़ी इम्प्रूव और बेटर करते रहेगा। थर्ड पॉइंट है सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस। अंडरस्टैंडिंग वंस इमोशन, स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन फोस्टर्स सेल्फ एक्सेप्टेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इमोशनल रेसिलेंस। मतलब कि आपको अपने इमोशन को समझना जरूरी होगा, अपने स्ट्रेंथ को समझना जरूरी होगा एंड अपने लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप इनको डेवलप करोगे तो आप इमोशनल वेलबींग अच्छे से आपका रहेगा, आपके इमोशंस सही तरीके से रेगुलेट रहेंगे। बिकॉज अगर मुझे पता है कि मैं अपने इमोशंस को ऐसा एक्सप्रेस कर रहा हूँ, मुझे अपनी लिमिटेशंस पता है एंड मैं उसको सेल्फ एक्सेप्टेंस कर रहा हूँ कि हाँ मेरे में ये कमी है, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ इन चीज़ों को लेकर के, तो फिर मेरा इमोशनल वेलबिंग सही रहेगा। बट मैं अगर अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ और अपने अपने खुद के बारे में भी अवेयर नहीं हूँ और ना मैं खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो फिर मेरा इमोशनल वेलबिंग बैलेंस नहीं होगा, मुझे मेंटल प्रेशर आने लगेगा, एनजाइटी आने लगेगी, कई तरह की परेशानियां हो जाएंगी और अनस्टेबल, मेंटली अनस्टेबल हो सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट है माइंडफुलनेस एंड इमोशनल कोपिंग स्किल्स। मतलब प्रैक्टिसेस लाइक माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स हेल्प मैनेज स्ट्रेस, रिड्यूस एंजाइटी एंड प्रमोट इमोशनल बैलेंस। क्लियर है, इसमें तो समझाने की जरूरत नहीं है ना। एंड थर्ड पॉइंट हमारा साइकोलॉजिकल वेलबिंग। पहला पॉइंट था वो फिजिकल वेलबिंग था, सेकेंड था इमोशनल वेलबिंग, थर्ड है साइकोलॉजिकल वेलबिंग। तो साइकोलॉजिकल वेलबींग इन्वॉल्व्स कॉग्निटिव एंड मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स इनकम्पासिंग वंस थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। ठीक है, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो साइकोलॉजिकल वेलबींग को कंट्रीब्यूट करते हैं? पहला फैक्टर है पॉजिटिव माइंडसेट एंड रेसिलेंस। Having a positive outlook, optimism and resilience in the face of challenges contributes to psychological well-being। ठीक है, तो मतलब आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट है, ऑप्टिमिस्टिक हो आप, तो ये सब जो है आपको कंट्रीब्यूट करेगा आपके ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबींग को मेंटेन करने में। पर्पस एंड मीनिंग इन लाइफ। हैविंग ए सेंस ऑफ पर्पस, गोल एंड मीनिंग इन लाइफ इनहेंसेस द साइकोलॉजिकल वेलबींग एंड ओवरऑल हैप्पीनेस। अगर आपकी लाइफ में एक पर्पस है, जैसे कि मेरे लाइफ में एक पर्पस है और मीनिंग भी है कि मैं अपने लाइफ को कैसे रेगुलेट करना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे पर्पसेज हैं, मेरे गोल्स सेट हैं, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा वो जो साइकोलॉजिकल मेरा वेलबिंग है उसको मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है। उसी तरह आपको भी अपने लाइफ का पर्पस पता होना चाहिए, गोल्स पता होना चाहिए। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सारे लॉन्ग टर्म गोल, आप शॉर्ट टर्म गोल्स तो आपको एटलीस्ट पता होना ही चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से आपका एक साइकोलॉजिकल जो है वो वेलबिंग मेंटेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सेल्फ स्टीम एंड सेल्फ इफिकेसी। feeling competent, capable and having a self worth contributes to psychological well-being। क्लियर है, मतलब आपके अंदर जो है एक फीलिंग होनी चाहिए कि आप कैपेबल हो किसी चीज को करने के लिए, आपका वर्थ आपको पता होना चाहिए, सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ स्टीम, ये सब मोरल जो है आपका ऊपर होना चाहिए, डाउन नहीं होना चाहिए। तो इन सबसे आपका जो ओवरऑल साइकोलॉजिकल वेलबिंग है वो मेंटेन रहेगा, बढ़िया रहेगा। साइकोलॉजिकल सपोर्ट। Access to mental health sources, therapy and support networks are essential for maintaining psychological well-being and addressing mental health concern। बहुत जरूरी है
कि मेंटल हेल्थ रिसोर्सेज अवेलेबल हो, थेरेपी भी आप ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा नीड है तो, एंड जो सपोर्ट नेटवर्क्स हैं वो क्वायर्ड हैं आपके साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, जिससे कि आपका साइकोलॉजिकल वेलबींग बना रहे। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स थे। अब है साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल बेसिस ऑफ हैप्पीनेस। तो पढ़ते हैं इसमें क्या है। द एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ साइकोलॉजिकल एंड हार्मोनल प्रोसेस विद इन द बॉडी while the exact mechanism are not fully understood. Several key psychological and hormonal factors contribute to the sensation of happiness. अब इसको हम बारी बारी से देखेंगे कि क्या क्या ऐसे साइकोलॉजिकल और हार्मोनल फैक्टर्स हैं जो हैप्पीनेस को रेगुलेट करते हैं या फिर हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पहला नंबर पे आएगा न्यूरोट्रांसमीटर्स एंड ब्रेन एक्टिविटी, जिसमें हम डोपामिन के बारे में पढ़ेंगे। तो डोपामिन क्या होता है? ऑफन रेफर्ड एज द फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर। ये एक हार्मोन है, न्यूरोट्रांसमीटर है बेसिकली, जो आपके ब्रेन में होता है, एंड इसको फील गुड हार्मोन बोलते हैं बेसिकली, या फिर फील गुड न्यूरोट्रांसमीटर बोलो आप। Dopamine plays a crucial role in brain's reward system. It is associated with feeling of pleasure, reward, and motivation. Activities like eating, socializing, exercising, and achieving goals can trigger dopamine release, contributing to happiness. मतलब कि डोपामीन जो आपके दिमाग में होता है एंड आपको फील गुड हार्मोन है, ये बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर है, जो कि रिलीज होगा जब, तो आप बहुत ज़्यादा खुश फील करोगे, बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे उस टाइम पे। प्लेजर, रिवॉर्ड, मोटिवेशन, इन चीज़ों के टाइम पे रिलीज होगा ये आपका। ठीक है, जैसे कि आप कुछ अच्छा खाते हो तो आपको जो खुशी मिलता है ना, उस टाइम पे वो डोपामिन रिलीज हो रहा होता है। अगर आप किसी से सोशलाइज कर रहे हो और आपको मिल के काफ़ी, किसी से मिल के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपको, तो उस टाइम पे जो अच्छा लग रहा है ना, वो इसी डोपामिन के कारण आपको अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंट टाइप का फील आता है, या फिर आपको बहुत बढ़िया लगता है, वो अलग फीलिंग होती है। जब आप पूरा वर्कआउट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, उसके बाद जो थोड़ा बहुत बढ़िया फील करते हो, आप अच्छा फील करते हो, रिलैक्स फील करते हो, वो भी होता है डोपामिन के कारण। ठीक है, या फिर कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो जो वहाँ पे आपको हैप्पीनेस कंट्रीब्यूशन दे रहा है, तो डोपामिन के कारण दे रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेरोटोनिन। दिस न्यूरोट्रांसमीटर इज लिंक टू मूड रेगुलेशन एंड इमोशनल वेलबींग। सेरोटोनिन level influences the mood, sleep, appetite, and social behavior. Low levels of serotonin are associated with conditions like depression, while higher level of contribute to the feeling of happiness and contentment. सेरोटोनिन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, ये मूड को रेगुलेट करता है और इमोशनल वेलबींग को भी रेगुलेट करता है। अगर आपका स्लीप सही है, एपेटाइट वगैरह, इसको भी इन्फ्लुएंस करता है ये सेरोटोनिन न्यूरोट्रांसमीटर। तो अगर ये लेवल कम हो जाता है तो आप डिप्रेशन में चले जाते हो, अगर इसका हाई लेवल है मतलब आप बहुत खुश रहोगे एंड फील फुलफिल्ड रहोगे। सेकेंड है इंडोरफिन्स। इंडोरफिन्स आर नेचुरल पेन किलर प्रोड्यूस बाय द बॉडी। ये नेचुरल पेन किलर होते हैं जो कि बॉडी खुद इसको प्रोड्यूस करती है, इंडोरफिन्स। ठीक है, इंडोरफिन्स। तो इंडोरफिन्स आर रिलीज ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटीज लाइक एक्सरसाइज, लाफ्टर, एंड सर्टेन फूड्स। दे क्रिएट अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड कैन एलिवेट स्ट्रेस, कंट्रीब्यूटिंग टू फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। मतलब कि ये जो पेन किलर है आपका, नेचुरल पेन किलर जो आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, ये तब रिलीज होता है जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हो, जैसे एक्सरसाइज एंड और भी बहुत चीज़ें होती हैं। फिर लाफ्टर उस टाइम पे भी, और बहुत सर्टेन चीज़ें उस टाइम पे भी ये आपको रिलीज होती है, एंड उस टाइम पे स्ट्रेस को आपको कोप अप करके एंड आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है ये। थर्ड है हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस। ऑक्सीटोसिन जो होता है, सबको पता होगा आपको, often referred as a bonding hormone. Oxytocin plays a role in social bonding, trust, emotional attachment. It is released during activities such as hugging, cuddling, and bonding experiences, contributing to feeling of warmth and connection. आई होप इसको आप समझ गए होंगे, ज़्यादा मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे। जो ऑक्सीटोसिन होता है, ये ऐसा हार्मोन होता है जो बॉन्डिंग हार्मोन बोलते हैं जिसको, एंड आपके बेसिकली आपके ये फिजिकल टच से जुड़ा हुआ है ये हार्मोन, एंड जहाँ पे भी फिजिकल टच इन्वॉल्व हो रहा है, आइदर हगिंग, कर्लिंग एंड एक्स्ट्रा, तो वहाँ पे ये और हार्मोन जो है आपकी बॉडी में रिलीज होता है, एंड आप बहुत बेटर फील करते हो एंड बहुत हैप्पी फील करते हो, एंड कनेक्शन, आपको कनेक्टेड फील करते हो बेसिकली। ठीक है, अटैचमेंट, इमोशनल, ये सब सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं इसी हार्मोन से। तो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है कॉर्टिसोल। नोन एज द स्ट्रेस हार्मोन, कॉर्टिसोल इज रिलीज्ड इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। एलिवेटेड लेवल्स ऑफ कॉर्टिसोल कैन नेगेटिवली इम्पैक्ट मूड एंड ओवरऑल वेलबींग। मैनेजिंग स्ट्रेस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग लोअर कॉर्टिसोल लेवल्स एंड प्रमोटिंग हैप्पीनेस। तो कॉर्टिसोल जो होता है ये स्ट्रेस हार्मोन है, और ये जब भी आपको स्ट्रेस होता है तो आपके अंदर कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाता है, तभी आप स्ट्रेस फील करते हो। ठीक है,
तो जब आपको गुस्सा आता है या फिर बहुत ज़्यादा आप किसी चीज़ को सोचने लग जाते हो, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस्ड हो जाते हो, तो ये रिलीज होने लगेगा कॉर्टिसोल, एंड फिर ये आपके मूड को बहुत खराब कर देगा, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है ना कि जब आपका मूड खराब हो या फिर आप डिप्रेस्ड टाइप से फील कर रहे हो तो जाके एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, ऐसा लोग बोलते हैं। तो उसके पीछे का साइंस यही है, बिकॉज एक्सरसाइज करने से कॉर्टिसोल लेवल डाउन हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे जो है वो क्या बोलते हैं उसको, अभी तो मैंने जो बताया न्यूरोट्रांसमीटर, वो डोपामीन वो बढ़ेगा, और ऑक्सीटोसिन भी बढ़ जाएगा। एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो डोपामीन बढ़ेगा, ऑक्सीटोसिन बढ़ेगा, एंड ये कॉर्टिसोल लेवल घट जाएगा। तो इसलिए बोलते हैं कि जब आप स्ट्रेस वगैरह फील करो तो एक्सरसाइज करो, ब्रीदिंग वगैरह करो, या फिर टॉक टू समवन जो आपका कनेक्टेड वंस हो, या फिर कडल या फिर हग, ऐसे करो। तो इन सब से आपको ये कॉर्टिसोल लेवल कम हो जाएगा, एंड फिर आप फिर से हैप्पी फील करने लगोगे, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेन स्ट्रक्चर, जिसमें प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है। अब यहाँ ब्रेन के स्ट्रक्चर पे हम आ गए हैं। ब्रेन में जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, ये पार्ट ब्रेन का होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से एसोसिएटेड होता है, एंड प्लानिंग एंड इमोशनल रेगुलेशन भी इसके अंदर आती है। तो एक्टिवेशन ऑफ द प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इज लिंक टू द पॉजिटिव इमोशंस एंड सब्जेक्टिव वेलबींग। दूसरा है लिम्बिक सिस्टम। द लिम्बिक सिस्टम इंक्लूड्स स्ट्रक्चर्स लाइक amygdala and hippocampus plays a role in processing emotions and memory. Emotional responses including happiness are influenced with activity in these brain regions. तो आपको बस इसको रट लेना है, इसके इसके ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे हम, ठीक है, बिकॉज बायोलॉजी ज़्यादा हमें पढ़ना नहीं है यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे ये टॉपिक ऐड कर दिया हूँ बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि छूट जाए। अगर ब्रेन के दो पार्ट्स के बारे में आ जाए जो रिस्पॉन्सिबल है हैप्पीनेस के लिए, तो इन दोनों को याद कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिजियोलॉजिकल एंड बॉडी रिस्पॉन्सेज। तो सॉरी, ये उसी पॉइंट में एडेड है, मतलब। तो हार्ट रेट एंड वेरिएबिलिटी, एच आर वी द वेरिएशन इन टाइम इंटरवल बिटवीन हार्ट बीट इज लिंक टू द इमोशनल रेगुलेशन ओवरऑल वेलबिंग। हायर एच आर वी इज एसोसिएटेड विद बेटर इमोशनल रेसिलियंस एंड द एबिलिटी टू एक्सपीरियंस द पॉजिटिव इमोशन। तो आप देखोगे कि जो भी अच्छी चीजें होती हैं या फिर जहाँ पे भी आपको हैप्पीनेस मिलता है, उस टाइम पे आपकी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है, बहुत सारी। जैसे कि एक्सरसाइज कर रहे हो तो उस टाइम पे हार्ट बीट ऑब्वियसली बढ़ जाता है, या फिर कुछ और एक्टिविटी कर रहे हो तो आपकी हार्ट बीट जो है बढ़ रही है वहाँ पे, समझ रहे हो आप। तो आपको ऑब्वियसली हैप्पीनेस उस टाइम पे मिलता है, ठीक है। तो नेक्स्ट है कॉर्टिसोल एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, जो मैंने बता ही दिया ऑलरेडी कि कॉर्टिसोल जो है स्ट्रेस हार्मोन है, जो बॉडी के स्ट्रेस जब होता है तब वो रिलीज होता है। क्रोनिक स्ट्रेस एंड एलिवेटेड कॉर्टिसोल लेवल कैन नेगेटिवली इंपैक्ट द मूड एंड हैप्पीनेस। फिजिकल वेलबिंग एंड हैप्पीनेस में एक्सरसाइज करना है, फिजिकल एक्टिविटी triggers the release of endorphins and neurotransmitter like dopamine and serotonin contributing to feeling of happiness and reduce stress। इसलिए एक्सरसाइज जरूरी है। एडिक्वेट स्लीप भी जरूरी है, बिकॉज ये हार्मोन को रेगुलेट करते रहता है। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लोगे तो आपके हार्मोन जो वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, तो फिर वो गड़बड़ होगा, फिर आपका मूड स्विंग होगा, फिर ये होगा वो होगा, फिर आप बोलोगे पता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए प्रॉपर स्लीप जरूरी है, जिससे कि हार्मोन सारे रेगुलेटेड रहे, सिस्टम पूरा सही काम करे। सिस्टम को भी चाहिए थोड़ा ब्रेक, ठीक है। तो नेक्स्ट जेनेटिक फैक्टर्स जो होती हैं, जो कि हैप्पीनेस में मतलब कंट्रीब्यूट करती हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि जेनेटिक्स ऑल्सो प्ले अ रोल इन इंडिविजुअल predisposition or to experiencing happiness. Genetic variation can impact the functioning of neurotransmitter and receptors involved in mood regulation, influencing individuals' baseline happiness level. While this physiological and hormonal mechanism contribute to happiness, it's important to note that happiness is multifaceted and influenced by individual experiences, environmental factors, social interactions, and personal perceptions. The interplay between biological processes and physiological factors shapes the experience of happiness for each person uniquely. मतलब क्या समझे कि अलग अलग लोगों के अलग अलग सर्कमस्टांसेस, कंडीशंस एंड चीज़ें होती हैं, इसलिए अलग अलग लोगों के अलग अलग फैक्ट जो ये फैक्टर्स है ना, वो सेम तो होते नहीं, अलग अलग किसी का ऊपर नीचे होता है। तो उसके हिसाब से यूनिकली जो है वेरी करता है हैप्पीनेस ईच पर्सन के लिए, ठीक है। कुछ लोगों का जेनेटिक फैक्टर भी होता है। जेनेटिक फैक्टर में किसी का पहले से ही ऐसा है कि ये वाला हार्मोन उसका बढ़ा आ रहा है, उसकी जेनेटिक में ये गड़बड़ है, तो भाई उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो सब सारी चीज़ें हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक है कोपिंग विथ स्ट्रेस। स्ट्रेस से कैसे आप कोप अप करें। Coping with stress is indeed a crucial life skill that can significantly impact mental, emotional, and physical well-being. Stress is an inevitable part of life, but how individuals manage and respond to stress plays a vital role in overall health and resilience. अब यहाँ पे कुछ स्ट्रेटजी बताई गई, उसको पढ़ना है और उसको ध्यान से याद रखना है। मतलब सब लोग को पता है यार, स्ट्रेस जिंदगी का अनइनवाइटेबल पार्ट है, जो कि बिना इनवाइट किए ही आ जाता है आपकी जिंदगी में। स्ट्रेस हमेशा आ जाता है, वो कोई है ऐसा नहीं कि आप उसको इनवाइट करके बुलाते हो, वो बिना इनवाइट किए ही आने वाला है।
और बहुत फ्रिक्वेंटली आते ही रहता है स्ट्रेस हमारी लाइफ में, आजकल की बिजी शेड्यूल वाली लाइफ में हमारे। तो मेन पार्ट यहाँ पे ये हो जाता है कि कैसे आप उस स्ट्रेस को मैनेज कर रहे हो और उससे रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हो और अपने मेंटल हेल्थ का कैसे ध्यान रख रहे हो। तो कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला कि रिकॉग्नाइजिंग स्ट्रेस, पहले तो आपको अवेयर होना होगा कि आपको स्ट्रेस हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, और हो भी रहा है तो कैसे क्या है, मतलब पूरा मैटर समझना पड़ेगा। तो रिकॉग्नाइज द साइंस ऑफ स्ट्रेस सच एज स्लीप पैटर्न्स, इरेबिलिटी, ठीक है, फिजिकल टेंशन और चेंजेस इन एपेटाइट। बीइंग अवेयर ऑफ दिस साइंस हेल्प इन एक्नोलॉजिंग स्ट्रेस एंड टेकिंग प्रोएक्टिव स्टेप्स। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि आपके स्लीप में ऐसा तो नहीं है कि आपको नींद नहीं आ रही हो कभी, या फिर आपके खाने में भूख ना लग रहा हो, या फिर ज़्यादा भूख लग रहा हो, या फिर आपका मूड चेंज हो रहा हो, बार बार स्विंग हो रहा हो। तो ये सब सारी चीज़ें जो है आपको नोटिस करनी है। अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो रही है मतलब समझ जाओ कहीं ना कहीं स्ट्रेस जो आप हो या फिर कुछ गड़बड़ है। दूसरा है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। वंस आप अवेयर हो जाओगे कि आपको क्या है, उसके बाद आपको मैनेजमेंट करना है। तो पहला है कैसे मैनेज करना है स्ट्रेस को, माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। सबसे पहला जो प्रायोरिटी है, आपको माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना है, मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। सुबह उठ के रोज मेडिटेट करना है, एक्सरसाइजेस करनी है। उससे क्या होगा, आपकी एंग्जाइटी जो है वो कम होगी, आपको रिलैक्सेशन ज़्यादा मिलेगा। माइंडफुलनेस टेक्निक्स से आपके थॉट्स इमोशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली इम्पैक्ट होंगे एंड आप बेटर फील करोगे, स्ट्रेस गायब हो जाएगा। दूसरा है डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस है तो आप सुबह उठ के या फिर जब भी आपको स्ट्रेस हो रहा है तो आप डीप ब्रीदिंग करने लग जाओ कहीं पे भी बैठ के। और इससे क्या होगा, आप जैसे ही डीप ब्रीथ करोगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन में ऑक्सीजन का फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब जो भी हार्मोन्स हैं, जो अच्छे वाले हार्मोन्स हैं आपके, वो उसमें रिस्पॉन्स करके आ जाएंगे एंड आपका माइंड थोड़ा काम डाउन होगा, आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, कोर्टिसोल लेवल जो है वो कम हो जाएगा, और डोपामीन वगैरह और एंडोर्फिन वगैरह जो है बढ़ जाएगा, सेरोटोनिन वगैरह बढ़ जाएगा, तो आप अच्छा फील करोगे। प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन, दिस टेक्निक इन्वॉल्व सिस्टमेटिकली टेंसिंग एंड रिलैक्सिंग मसल ग्रुप्स विच हेल्प रिलीज फिजिकल टेंशन एंड प्रमोट रिलैक्सेशन। तो वही हुआ, इस प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन को हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे फिजिकल एक्सरसाइज या फिर वर्कआउट। क्योंकि जब आपको स्ट्रेस रहता है तो अगर आप फिजिकल एक्सरसाइजेस करते हो, मतलब आप पुशअप पुलअप करोगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो फिजिकल एक्सरसाइजेस करोगे, तो आपकी बॉडी में मूवमेंट होगा एंड उससे मसल आपके रिलैक्स होंगे, टेंस्ड होंगे, और वो जो भी है उस टेंशन को, उससे क्या होगा कि फिर आपका जो रिलैक्सेशन जो है बढ़ जाएगा। बिकॉज अल्टीमेटली वही होगा, वही मैकेनिज्म ही है कि ब्लड फ्लो हो जाएगा और ऑक्सीजन ज़्यादा जाएगा। थर्ड है रेगुलर एक्सरसाइज। वही बात है, रेगुलर एक्सरसाइज करना जो है बहुत जरूरी है, जिससे कि आपका जो मेंटेन रहेगा, हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आप अच्छा फील करते रहोगे। हेल्दी लाइफ स्टाइल में बैलेंस डाइट इंक्लूड कर लो, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप, और एक्सेसिव कैफीन वगैरह ना ले, अल्कोहल वगैरह बिल्कुल ना ले। ये सब चीज़ें सही से आप मतलब एक हेल्दी लाइफ स्टाइल मेंटेन कर रहे हो तो आपको स्ट्रेस वगैरह नहीं होगा, स्ट्रेस का कोई दिक्कत नहीं आएगा। थर्ड है कॉग्निटिव स्ट्रेटजी। कॉग्निटिव स्ट्रेटजी में आती है पॉजिटिव थिंकिंग। मतलब आपको माइंडसेट को बदलना पड़ेगा। आप अगर स्ट्रेस्ड हो तो आपको उस टाइम पे भी पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। आपको ऑप्टिमिज्म को प्रमोट करना होगा अपने अंदर, और निगेटिव थॉट्स को अपने अंदर से हटा करके पॉजिटिव और रियलिस्टिक थॉट्स को लाना होगा, जिससे कि आपका माइंड जो है ट्रिक करे एंड आप पूरा जो निगेटिव चीज़ों को हटाओ और पॉजिटिव सोचो, एंड उससे आपका स्ट्रेस कम हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी टू एड्रेस स्ट्रेसर्स इफेक्टिवली, break down problems into manageable steps and work on solution at time। नेक्स्ट है आपको सोशल सपोर्ट। सोशल सपोर्ट पे आपको, अगर आप कोई स्ट्रेस हो किसी बात को लेकर के, तो आप अपने फैमिली फ्रेंड से सपोर्ट, मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि आप उनसे सपोर्ट ले सकते हो, और आपका कोई भी दोस्त है उससे सपोर्ट ले सकते हो, आपकी कम्युनिटी है वहाँ पे भी आप सपोर्ट ले सकते हो एंड शेयर कर सकते हो चीज़ें। बिल्डिंग रिलेशनशिप, मेंटेनिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप कनेक्शंस एज दे प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। आप एक अच्छा रिलेशनशिप बनाओ, जिससे कि रिलेशनशिप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उससे आपका अटैचमेंट होता है, पर्सनल बॉन्ड होता है, तो उससे आप कोई भी चीज़ शेयर करोगे तो आपको अच्छा फील होता है, तो स्ट्रेस में भी आपको काम आएगा वो, ठीक है। और अपॉर्चुनिटीज फॉर रिलैक्सेशन एंड एंजॉयमेंट में भी, ठीक है, तो काम आएगा। तो नेक्स्ट है टाइम मैनेजमेंट एंड बाउंड्रीज। तो प्रायोरिटाइजेशन, ऑर्गेनाइज टास्क एंड प्रायोरिटाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मैनेज टाइम इफेक्टिवली। बहुत जरूरी है कि आपको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए, अदरवाइज आप बहुत स्ट्रेस हो जाओगे काम को लेकर के, पर्सनली लाइफ को लेकर के काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाओगे। तो इसलिए अपने टाइम मैनेजमेंट को देखो, प्रायोरिटाइज करो, क्या टास्क करना है, क्या कम इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, उसके हिसाब से करो, मैनेज करो टाइम को अकॉर्डिंग। सेटिंग बाउंड्रीज, आपको बाउंड्री सेट करनी चाहिए अपनी लाइफ में कि हाँ आपका वर्क लाइफ बैलेंस ये है, आप इससे ज़्यादा काम नहीं करोगे या फिर इतना ज़्यादा आप उसमें इन्वॉल्व नहीं रहोगे। मतलब ओवरऑल आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, तभी आपको सही लाइफ जी पाओगे। अदरवाइज कोई बच्चा सिर्फ काम ही करते रह जाए, मतलब बच्चा पढ़ते ही रह जाए और पर्सनल उसकी लाइफ हेल हो जाए,
तो वो गड़बड़ है, या फिर सिर्फ कोई घूमते ही रह जाए और पढ़ाई छोड़ दे तो उसको पढ़ाई का टेंशन आने लगेगा लास्ट में। इसीलिए बैलेंस बना के चलना है, पढ़ाई भी रोज करना है, घूमते फिरते भी रहना है, जस्ट लाइक मी, ठीक है। पढ़ाई भी करना है, वीडियोस भी बनानी है, फेस्ट में भी जाना है और कॉम्पिटिशन में भी जाना है, सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है सीकिंग प्रोफेशनल हेल्प। अगर आपको ज़रूरत लग रहा है थेरेपी एंड काउंसलिंग का, तो आप वहाँ पे भी बिल्कुल सपोर्ट ले सकते हैं, प्रोफेशनल का सपोर्ट ले सकते हैं, जो भी इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं वहाँ से उनकी गाइडेंस ले सकते हैं, थेरेपी ले सकते हैं और स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेल्फ कॉम्पेशन। आपको अपने सेल्फ कॉम्पेशन प्रैक्टिस करना है। ऐसे प्रैक्टिस इन्वॉल्व करनी है जहाँ पे आपको स्ट्रेस दूर हो जाएगा, ठीक है। इससे तो आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो टॉपिक है वो है इंडोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ हैप्पीनेस। इसको मैं बोल्ड करना भूल गया। So the field of Indology explores various aspects of Indian culture, philosophy, and spirituality and ancient texts. Within this context, there are several philosophical and spiritual perspectives in ancient Indian texts that offers insight into nature of happiness and well-being. समझ रहे हो आप, मतलब जो इंडियन हमारा कल्चर, फिलोसफी और जो स्क्रिप्चर्स है उसमें क्या बताई गई है हैप्पीनेस से रिलेटेड चीज़ें, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस सेक्शन में। सबसे पहले जो है वेदांता फिलोसफी है, जो कि क्या बोलता है, दिस इज ए नॉन ड्यूअलिस्टिक स्कूल ऑफ वेदांता एक्सपाउंडेड बाय फिलोसफर्स लाइक आदि शंकराचार्य, emphasizes the concept of Brahman, the ultimate reality, and the unity of the individual soul Atma with Brahman. According to Advait Vedanta, realizing one's true nature and understanding the unity of existence leads to lasting happiness, and as it transcends the temporary fluctuations of worldly pleasures. मतलब ये फिलोसफी ये बोलता है कि बेसिकली जो है किसी का ट्रू नेचर को रियलाइज करना, उसको समझना, और वो आपको ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है रैदर देन टेम्प्रोरी फ्लक्चुएशंस प्लेजर्स जो हैं उससे बेटर। समझ रहे हैं आप जो मैं समझाना चाह रहा हूँ? आई होप आप समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है योगा फिलोसफी। पतंजलि की योग सूत्र है आउटलाइन द 8 फोल्ड पाथ ऑफ योगा विच इंक्लूड्स एथिकल प्रिंसिपल, यमाज एंड नियमाज, फिजिकल पोस्चर्स आसनाज, ब्रेथ कंट्रोल प्राणायाम, सेंसरी विड्रॉल प्रत्याहारा, कंसंट्रेशन के लिए धारणा, मेडिटेशन के लिए ध्यान, इनलाइटमेंट और यूनियन के लिए समाधि, और द प्रैक्टिस ऑफ योगा एम्स ऑफ अचीविंग मेंटल डिसिप्लिन, इनर पीस एंड सेल्फ रियलाइजेशन विच कंट्रीब्यूट्स टू स्टेट ऑफ एंड्योरिंग हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट। मतलब ये 8 चीजें जो बताई यहाँ पे, इसको योग सूत्र बोलते हैं पतंजलि का, जो कि फोकस करता है हैप्पीनेस एंड कंटेनमेंट के लिए, जिसमें बता ही दिया मैंने नाम, अब बारी बारी क्या ही बताऊँ आपको, पढ़ लेना नोट्स में। भागवत गीता जो है उनकी टीचिंग्स जो है उसमें ये बताया जाता है कि इंडियन एपिक महाभारत कंटेन्स द टीचिंग्स इम्पार्टेड बाय लॉर्ड कृष्णा टू अर्जुना। इट एम्फसाइजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ परफॉर्मिंग वंस ड्यूटी धर्म सेल्फलेसली विदाउट अटैचमेंट टू फ्रूट्स ऑफ एक्शंस। मतलब आप अपने धर्म को, अपनी जो ड्यूटी है वो निभाते रहो, करते रहो, सेल्फलेसली करते रहो। कोई लालच मत रखो कि इसके बदले में ये मिलेगा, कोई अटैचमेंट मत रखो कि क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपना धर्म ड्यूटी जो है वो करते रहो, कर्म करते रहो अपना। By aligning one's action with dharma and detaching oneself from desires, individuals can attain inner tranquility and lasting happiness. मतलब बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट ये होगा कि अगर आप अपने कर्मों को अच्छे से कर रहे हो, अपने धर्म को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, कोई लालच नहीं है आपको कि क्या आपको मिलने वाला है इसके बदले में, तो फिर आप उस टाइम पे इतना अगर आप मैच्योर हो के और समझ गए ना इन चीज़ों को, तो वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस होगा। वो आप एक बहुत इनर पीस जो है फील करोगे उस टाइम पे, बिकॉज आप दुनिया के मोह माया से हट गए रहोगे आप, क्योंकि मोह माया ही तो हमें फंसाए हुए है। तो ये बात है। जैसे कि मैं सेल्फलेसली हेल्प करता हूँ लोगों की विदाउट एनी बेनिफिट्स और समथिंग। मैं आज ये वीडियोस बना रहा हूँ, बिल्कुल सेल्फलेसली हेल्प कर रहा हूँ विदाउट एनी बेनिफिट्स एंड ऑल, बिकॉज इस वीडियो को पता नहीं कई लोग देखेंगे या फिर कई लोग नहीं देखेंगे, बट ठीक है, मुझे लगा कि मुझे हेल्प करना चाहिए। अगर मेरे पास कुछ टाइम अपना निकाल करके अगर दूसरों के हेल्प के में लग रहा है, मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ सोसाइटी के लिए, तो बहुत सही है। और वो एक सेटिस्फैक्शन देता है जब आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ कि बहुत हेल्प किया आपको ये वीडियोस, या फिर बहुत सही आपको लगा। तो सेटिस्फैक्शन जो होता है वो अल्टीमेट लेवल का होता है। इसीलिए आप जरूर प्रोवाइड करें अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक कि कैसा लगा आपको वीडियो, या फिर क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड है या फिर नहीं। बिकॉज अभी तो मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ही मतलब बिजी चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा हैक्टिक शेड्यूल है, इसमें से भी बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी पे मैं
कह सकता हूँ कि तुझे मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जल्दी जल्दी शूट कर रहा हूँ, बिल्कुल कोई स्क्रिप्ट नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं नोट्स बनाते टाइम ही इतना गो थ्रू कर लिया हूँ कि मैं यहाँ पे सामने सामने आपको पढ़ रहा हूँ, इससे पहले मैंने कोई प्रिपेयर नहीं किया है कि मुझे पर्टिकुलरली ऐसे एक्सप्लेन करना है फिर ऐसे करना है। सामने सामने आ रहा है, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट बिकॉज क्योंकि मैंने खुद ही नोट्स बनाता हूँ, खुद ही बना रहा हूँ, तो मुझे ज़्यादा इसमें प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं थी। बट क्वालिटी ऑफ वीडियो, जो कैमराज हैं, वो चीज़ें थोड़ा सा उसमें मैं और इम्प्रूव कर सकता था, बट क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा इसको ज़्यादा सेटअप करके करना नहीं है, तो डेट्स आई एम डूइंग इट नॉर्मली। तो वो तो इम्प्रूवमेंट बाद में भी हो जाएगा, बट आप ना अपना फीडबैक जरूर प्रोवाइड करते रहना कि कैसा आपको लग रहा है वीडियो, शेयर करते रहना दोस्तों के साथ। एंड आगे बढ़ते हैं, बुद्धिज्म क्या बोलता है हैप्पीनेस के बारे में। तो 4 नोबल ट्रूथ्स होते हैं। द फाउंडेशनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म इंक्लूड द 4 नोबल ट्रूथ्स व्हिच एक्नॉलेज द एग्जिस्टेंस ऑफ सफरिंग, दुख इन लाइफ। हाउएवर द पाथ टू एंडिंग द सफरिंग इज आउटलाइंड थ्रू द अंडरस्टैंडिंग कॉज ऑफ द सफरिंग, सेसेशन ऑफ क्रेविंग, तन्हा, following the eightfold path and achieving nirvana state, liberation, peace and ultimate happiness। मतलब कि बुद्धिज्म में ये बोला गया है कि आपको जो दुख का कारण है आपके, उसको हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 8 फोल्ड जो इन्होंने पाथ बताए हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको वो हैप्पीनेस मिलेगा, पीस मिलेगा। तो आपको क्रेविंग वगैरह वाला जो सीन है वो बिल्कुल कम करना पड़ेगा। बाकी इसकी 8 फोल्ड टेक्निक्स मैंने मेंशन यहाँ पे नहीं किए हैं, बहुत लंबा हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है माइंडफुलनेस एंड कंपैशन। प्रैक्टिसेस सच एज माइंडफुलनेस, मेडिटेशन एंड कल्टिवेटिंग कंपैशन टुवर्ड्स वन सेल्फ एंड अदर्स आर एसेंशियल फॉर फाइंडिंग हैप्पीनेस एंड एलिवेटिंग सफरिंग। मतलब ये भी बताया गया है बुद्धिज्म में कि कैसे माइंडफुलनेस और कंपैशन को प्रैक्टिस करके आप इस जो सफरिंग है, मतलब दुख है, उसको कम कर सकते हो, लोगों की हेल्प करके, लोगों के टुवर्ड्स कंपैशनेट बिहेवियर शो करके, बात आप हेल्प करके और कंपैशनेट बिहेवियर शो करके, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करके आप हैप्पी फील करोगे, दुखों को खत्म कर सकते हो। जैनिज्म में क्या बताया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, अहिंसा को बताया गया है। जैनिज्म एम्फेसाइजेस नॉन वायलेंस, नॉन पॉजिटिवनेस एंड नॉन अटैचमेंट एज कोर प्रिंसिपल। मतलब जैनिज्म ये बोलता है कि नॉन वायलेंस, नॉन पॉजिटिवनेस, मतलब आपको पॉजिटिव भी नहीं होना है, वायलेंस भी नहीं करना है और अटैचमेंट भी नहीं रखना है। ये 3 कोर प्रिंसिपल है, इसको प्रैक्टिस करोगे तो आप इनर प्योरिटी और स्पिरिचुअल ब्लिस को एक्सपीरियंस करोगे। सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है जैनिज्म टीचिंग इम्फेसाइज करती है कि तप करना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन करना चाहिए प्रैक्टिस, जिससे कि आपका जो सोल है वो काफ़ी प्यूरिफाई होगा एंड आप जो अपने हैप्पीनेस है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक कर पाओगे। ठीक है, कर्म एंड रिकर्नेशन क्या है इसको समझते हैं। देखिए, द लॉ ऑफ कर्म क्या है कि वेरियस इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इंक्लूडिंग हिंदुइज्म, बुद्धिज्म एम्फेसाइज द लॉ ऑफ कर्मा व्हिच सजेस्ट दैट एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस। मतलब आप जो करते हो उसका आपको परिणाम मिलता है, आपके जो भी एक्शंस हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस भोगने पड़ते हैं आपको। शेपिंग वंस प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्सपीरियंसेस बाय परफॉर्मिंग द राइटियस एक्शंस, गुड कर्म इंडिविजुअल्स पेव द वे फॉर हैप्पियर फ्यूचर। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, अच्छे काम कर रहे हो, तो आपका फ्यूचर भी उसमें आप खुश रहोगे, सेटिस्फाइड रहोगे। अगर आप बुरे काम कर रहे हो तो आपको दुख मिलेगा, आपकी लाइफ हेल हो जाएगी। ये तो फैक्ट बात है। ये हिंदुइज्म, इंडोलॉजिकल और जैनिज्म और बुद्धिज्म, सॉरी बुद्धिज्म और हिंदुइज्म दोनों में ही ये चीज़ें कही गई हैं लॉ ऑफ कर्म के बारे में। ठीक है, तो ये सब सारी हमने पढ़ ली जो हमारी कहानी थी। अब थोड़ा और आगे कहानी को बढ़ाते हैं। पंचकोश एंड थ्योरी ऑफ आइडियल वेलबिंग। ये पंचकोश तो एक और वैक था जो मैंने स्पेशली पढ़ाया हुआ है, जिसका नाम है पंचकोश द होलिस्टिक डेवलपमेंट। वो वैक का एक और सेक्शन है, वो भी आप जाके देख सकते हो, बट इस वाले यूनिट में भी थोड़ा सा इसका पार्ट आ गया तो उसको भी समझ लेते हैं। पंचकोश जो होता है ये हमारे एनिशियंट इंडियन फिलोसफिकल कॉन्सेप्ट है, जिसमें वेदांतिक टेक्स्ट वगैरह में लिखा गया है, पार्टिकुलरली इन तैत्रीय उपनिषद that describes the 5 sheaths or layers of constituting an individual being। 5 बताए गए हैं ऐसे लेयर्स हैं, शीट्स हैं, जो कि किसी भी इंडिविजुअल के ओवरऑल वेलबींग के लिए बताए गए हैं। These koshas represent various dimensions or layers of existence ranging from the physical to the more subtle aspects of human existence। अब इन 5 को याद कर लेना आपको, मैं समझा देता हूँ। पहला है अन्नमय कोश, जो फिजिकल शीट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब फिजिकल लेयर को रिप्रेजेंट करता है। दिस कोश रिप्रेजेंट द फिजिकल बॉडी इंक्लूडिंग बोन, मसल, ऑर्गन, फिजिकल एक्सेप्ट ऑफ एग्जिस्टेंस। ठीक है, इट रिलेट्स टू द नरिशमेंट एंड डिराइव्ड फ्रॉम फूड। अब इसका आइडिया ऑफ वेलबिंग क्या है। वेलबिंग एट दिस लेवल इन्वॉल्व मेंटेनिंग फिजिकल हेल्थ, प्रॉपर न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज, ओवरऑल फिजिकल फिटनेस। व्हेन द फिजिकल बॉडी इज हेल्दी, द वेलबिंग इज मेंटेन्ड, इट पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द अदर कोशास। ठीक है, तो पहला समझ गया, अन्नमय कोश फिजिकल हेल्थ के लिए है,
फिजिकल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, और इसके वेलबींग के लिए आपको फिजिकली फिट रहना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा, डाइट लेना पड़ेगा, ये सब सारी चीजें हैं। दूसरा है प्राणमय कोश, जो वाइटल एनर्जी शीथ बोलते हैं। इसका क्या होता है, इसका काम ये होता है कि प्राणमय कोश रेफर्स टू द वाइटल एनर्जी ऑफ लाइफ फोर्स that animates the physical body. It involves breath circulation, flow of energy in the body. मतलब ये एनर्जी का फ्लो के लिए होता है बेसिकली। और इसमें क्या है, आपको प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। इससे आपकी एनर्जी फ्लो जो है बैलेंस रहेगी, और अल्टीमेटली आपको बेटर वेलबींग में बनाएगी, और स्टेबिलिटी देगी, और हैप्पीनेस प्रोवाइड करेगी। अब है मनोमाया कोश, ये मेंटल हेल्थ के लिए होता है। इसको रिप्रेजेंट करते हैं मेंटल एस्पेक्ट में, थॉट्स में, इमोशंस, डिजायर्स, माइंड्स, कॉग्निटिव फंक्शन। इसके लिए क्या कर सकते हो आप, मेंटेनिंग मेंटल वेलबींग इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग पॉजिटिव थॉट्स को रखो, इमोशनल रेजिलियंस, माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस करो। ये सबसे आपको ये आपका कोश जो है मनोमय कोश वो सही रहेगा। फोर्थ है विजनमय कोश, इंटेलेक्चुअल स्थित होता है। विजनमय कोश रिफ्लेक्ट्स इंटेलेक्ट, विजडम, डिस्क्रिमिनेट एंड हायर मेंटल फैकल्टीज। इट इन्वॉल्व रीजनिंग, डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। ये डिस्क्रिमिनेशन गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ और वर्ड होगा, स्पेलिंग गलत हो गया यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन होगा, ठीक है। आइडिया ऑफ वेलबींग इसका क्या है मतलब, नर्चरिंग दिस सीथ इन्वॉल्व्स द एंगेजिंग इन इंटेलेक्चुअल परस्यूट, सीकिंग नॉलेज, विजडम, अंडरस्टैंडिंग। इट आल्सो इन्वॉल्व्स द इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ इंक्वायरी टू गेन डीपर इनसाइट्स इनटू वंस एग्जिस्टेंस। मतलब टोटल ये आपके इंटेलेक्ट और विजडम से बेसिस पे है, समझ रहे हो। अब लास्ट कोर्स जो है आनंदमय कोर्स है, मतलब ब्लिश, ब्लिश मतलब इंजॉयमेंट, आनंद में, आनंद से समझ में यार आपको, आनंद मतलब प्लेजर। तो मतलब आनंदमय कोर्स रिप्रेजेंट द इनरमोस्ट लेयर एसोसिएटेड विद ब्लिस, जॉय एंड द सेंस ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट. This involves the spiritual practices, meditation, self-realization, connecting with deeper aspects of existence. It's about experiencing a sense of inner contentment, peace and spiritual fulfillment. ठीक है। अब क्या है, द आइडिया ऑफ वेलबिंग फ्रॉम पंचकोश पर्सपेक्टिव में, फिजिकल में समझ ही गए आप क्या होता है, मेंटल वेलबिंग, इंटेलेक्चुअल वेलबिंग और स्पिरिचुअल वेलबिंग, ये सारा कहानी समझ गए, इसको पढ़ लेना खुद से। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ सेल्फ एंड अदर। अब आता है दूसरा कॉन्सेप्ट जिसमें आइडिया ऑफ सेल्फ एंड अदर। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एंड अदर इज डीपली रूटेड इन द फिलोसफी, साइकोलॉजी एंड वेरियस कल्चरल स्पिरिचुअल ट्रेडिशन। अब इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करते हैं। आइडिया ऑफ सेल्फ में सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है, सेल्फ रेफर टू इंडिविजुअल्स अवेयरनेस एंड परसेप्शन ऑफ देयर ओन एग्जिस्टेंस, पर्सनैलिटी, बिलीव्स, इमोशंस एंड एक्सपीरियंसेस। इट encompasses one's sense of identity shaped by personal experiences, cultural experiences, influences and social interaction। मतलब ये खुद के बारे में जितना आप समझ रहे हो, कैसे आपकी पर्सनैलिटी, कॉमन आपके इमोशंस, आपके एक्सपीरियंसेस, आपकी खुद की क्या पर्सनल एक्सपीरियंसेस है, कल्चरल आपकी इन्फ्लुएंस हो, क्या सोशल इंटरेक्शन है, वो आपको डिनोट करता है। पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ आइडेंटिटी इन्वॉल्व्स द understanding one's in terms of traits, roles, relationships and personal history. It is influenced by both internal factors, thoughts, emotions, desires, external factors, society, culture, environment। ठीक है, किसी की पर्सनल आइडेंटिटी जो है किस चीज़ पर डिपेंड करती है, वो आप देख ही रहे हो। इंटरनल फैक्टर पे डिपेंड करती है, आपके थॉट्स, इमोशन, डिजायर पे। एक्सटर्नल फैक्टर आपकी सोसाइटी में हो, क्या कल्चर है, क्या एनवायरमेंट है, उस पर डिपेंड करेगी आपकी पर्सनल आइडेंटिटी। थर्ड है सेंस ऑफ एजेंसी। दिस इंक्लूड्स द सेंस ऑफ एजेंसी और द सेंस ऑफ एबिलिटी टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, मेक चॉइसेस एंड एक्सर्ट कंट्रोल ओवर वंस एक्शन एंड डिसीजंस। द अदर क्या है, एक्सटर्नल एंटिटीज है। अदर रेफर्स टू एनीथिंग एक्सटर्नल टू सेल्फ, खुद सेल्फ से अलावा जो चीज़ है वो एक्सटर्नल है, वो अदर है। Other individuals, groups or entities that are perceived as distinct from oneself. It includes people, nature, objects and everything perceived as separate from one's identity. Social and cultural perspective देखिए जाए तो the concept of other often arises in social context and cultural interaction. It involves the perceiving differences and distinctions between oneself and others based on factors such as race, ethnicity, religion, language and social status. Interconnectedness क्या है, while the other represents separation or differences, some philosophical and spiritual traditions emphasize interconnectedness and unity between the self and others. This perspective suggests that despite apparent differences, there is an underlying unity or shared humanity among all individuals. ठीक है, समझ रहे होंगे आप लोग, आई होप कि कोई दिक्कत नहीं होगा, बिकॉज ठीक है बहुत इजी और सिंपल है ये सब। Relationship between self and other, subject object dichotomy. Philosophically, the distinction between self and other reflects the subject object dichotomy. The self is the subject of experience while the other becomes the object of the perception or interaction. Empathy and compassion. Understanding the other involves empathy and ability to consider the other's perspective, emotions, experiences. Developing empathy and compassion fosters a deeper understanding of interconnectedness and promotes harmonious relationship. फिर उसी तरह ethical consideration है and spiritual unity भी है। आगे बढ़ते हैं, कुछ नया टॉपिक है जो उसमें है ईस्टर्न फिलोसफी पर्सपेक्टिव। मतलब डिफरेंट कल्चरल जो है हैप्पीनेस के, उसके रिगार्डिंग ये है। तो सबसे पहला ईस्टर्न फिलोसफिकल क्या है, इसको लेकर के, हैप्पीनेस को लेकर के। तो
तो पहला है अद्वैत वेदांत है, नॉन ड्यूलिज्म है, जिसमें आइडिया ऑफ सेल्फ है। अद्वैत वेदांत इनकम emphasizes the unity of the individual self atma with the ultimate reality brahma. According to this perspective, the true nature of the self is not separate from the universal consciousness. मतलब कहने का मतलब ये है कि आपका जो ट्रू नेचर होगा, ये अद्वैत वेदांत फिलोसफी बोलता है कि आपका ट्रू नेचर होगा वो आपसे कभी अलग नहीं होगा, वो बहुत यूनिवर्सल होता है। अदरनेस क्या है? द परसीव्ड सेंस ऑफ अदर इज कंसिडर्ड एज इल्यूजन माया, एज एवरीथिंग इज अल्टीमेटली एक्सप्रेशन ऑफ द सेम डिवाइन कॉन्शियसनेस। इन एसेंस देयर इज नो रियल सेपरेशन बिटवीन सेल्फ एंड अदर। मतलब कि जो भी चीजें अपार्ट फ्रॉम सेल्फ है वो भाई मोह माया है। आपका सेल्फ जो है वो कभी सेपरेट नहीं होगा आपसे। आपकी जो सेल्फ पर्सपेक्टिव है, ट्रू नेचर है आपका, वो आपको कभी नहीं बदल पाएगा। और दूसरे से जो आप नेचर लेते हो, सोशल, इन्वायरमेंटल, दिस डेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब मोह माया है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है। बुद्धिज्म क्या बोलती है? आइडिया ऑफ सेल्फ में दिस कॉन्सेप्ट ऑफ परमानेंट इंडिपेंडेंट सेल्फ, इट asserts that self is impermanent and devoid of unchanging essence। ये भी वही बात बोलती है कि जो सेल्फ है, आत्मा है आपका, वो चेंज नहीं कर पाओगे आप। ठीक है। अदरनेस में क्या बोलता है? बुद्धिज्म emphasizes interconnectedness and the idea that all sentient beings are independent। The notion of other dissolves when one recognizes the interconnectedness nature of existence। और इसमें ये बोलता है बुद्धिज्म कि भाई अगर आप किसी से कनेक्ट कर रहे हो तभी तो उसको आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो उनके कहने का मतलब ये है कि अदर्स से आप कनेक्ट कर रहे हो तभी आप उसको रिकॉग्नाइज कर रहे हो। तो आप उनके जो भी क्या बोलते हैं, उनसे जो भी आप इन्फ्लुएंस हो रहे हो। वेस्टर्न फिलोसफिकल एंड साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, आइडिया ऑफ सेल्फ, इसमें क्या है? वेस्टर्न फिलोसफी में और साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ ऑफन एम्फसाइज इंडिविजुअलिटी एंड पर्सनल आइडेंटिटी। वेस्टर्न फिलोसफी में ये बोला जाता है कि जो सेल्फ मतलब पर्सनल, खुद की आइडेंटिटी, इंडिविजुअलिटी पे ज़्यादा फोकस होता है वहाँ पे। दिस सेल्फ इज सीन एज डिस्टिंक्ट एंटिटी विथ यूनिक ट्रेट्स, थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस। ठीक है। अदरनेस क्या होता है? अदर्स perceived as separate individuals with their own identities, thoughts, experiences. This perspective often highlights individual autonomy and boundaries between self and others. सोशल आइडेंटिटी थ्योरी में क्या बोलता है? दिस सोशल आइडेंटिटी थ्योरी सजेस्ट दैट पार्ट ऑफ वन सेल्फ कॉन्सेप्ट इज डायरेक्ट फ्रॉम द ग्रुप मेंबरशिप एंड सोशल कैटेगराइजेशन। अदरनेस बिलोंगिंग टू डिफरेंट सोशल ग्रुप। समझ रहे हो? मतलब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो सेल्फ है वो सबके ग्रुप मेंबर्स और सोशल कैटेगराइजेशन के साथ में आ रहा है, उससे डिराइव हुआ है। और जो भी अदर्स है उसमें आपको थ्योरी में कैसे इसमें बताया जा रहा है कि जो भी आइडेंटिटी जो है वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही हैं और परसेप्शंस, उनके इंटरेक्शन के कारण सब चीज़ें जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट है कॉन्टेम्प्रेरी एंड स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन। तो कॉन्टेम्प्रेरी और स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन में इंटरकनेक्टेडनेस एंड कंपैशन होता है। और यहाँ पे जो आइडिया ऑफ सेल्फ है इसमें यह है कि सम कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव्स एंड स्पिरिचुअल टीचिंग्स एम्फसाइज द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ ऑल बीइंग्स। दे प्रमोट अ सेंस ऑफ शेयर्ड ह्यूमैनिटी एंड इंटरकनेक्टेड एग्जिस्टेंस। मतलब सभी लोग सेम है, कहीं ना कहीं शेयर्ड ह्यूमैनिटी जो है सभी लोग पोसेस कर रहे हैं। हायरार्की एंड स्टेज ऑफ हैप्पीनेस। अब यहाँ पे जो है बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है कि क्या हायरार्की है हैप्पीनेस का, क्या लेवल है। तो सबसे बेसिक जो लेवल है वो इनिशियल स्टेज होता है हैप्पीनेस का, जिसमें मतलब बेसिक नीड्स होनी चाहिए, फूड, शेल्टर, सिक्योरिटी और सेफ्टी है। तो मतलब आप खुश हो भाई, ये बहुत बेसिक लेवल वाली खुशी है जिसका मेन फोकस है कि मीटिंग फिजियोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड्स टू अचीव द बेसिक लेवल ऑफ कंटेनमेंट। सेकेंड जो है हेडोनिक हैप्पीनेस है। Hedonic happiness involves pursuing pleasure, enjoyment, and positive experiences. It includes activities that bring immediate joy or gratification, such as entertainment, hobbies, and indulgence in pleasurable experiences. तो समझ में आ गया हेडोनिक हैप्पीनेस में क्या होता है कि ठीक है, इसमें आप थोड़ा एंजॉय करते हो, प्लेजर लेते हो और पॉजिटिव एक्सपीरियंस लेते हो। ठीक है, जैसे कि एंटरटेनमेंट, हॉबीज एंड अदर प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ में जो इंडल्ज होते हो आप लोग, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो वो वाली हैप्पीनेस हो गई है। और मेन फोकस इसका ये होता है कि प्लेजर को सीख करना है जिससे कि ओवरऑल आपका वेलबींग बना रहे। थर्ड है आपको ईडुएमोनिक हैप्पीनेस। इसमें क्या होता है? इसमें आपके लाइफ के पर्पस को डिनोट करता है, आपकी लाइफ की फुलफिलमेंट को, सेल्फ रियलाइजेशन को, ग्रोथ को और इंगेजिंग एक्टिविटीज़ को। जैसे कि पर्सनल ग्रोथ, अगर आप
ग्रो कर रहे हो, डेवलप कर रहे हो, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो रहा है आपका, तो भी आप उसमें खुश रहो, मतलब आपको एक फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस आएगा, आपका पर्सनल ग्रोथ हो रहा होगा तो। और पर्पस एंड मीनिंग में फाइंडिंग मीनिंग इन लाइफ, अलाइनिंग पोजीशन विद पर्सनल वैल्यूज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू सम लार्जर देन वन सेल्फ, तो इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस होता है। और फोकस क्या है, मीनिंग, पर्सनल डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूशन टू ग्रेटर गुड, मतलब वही है बेसिकली आपके लाइफ के डेवलपमेंट, ग्रोथ से रिलेटेड जो चीज़ें हो रही हैं उसमें आप उसकी जो खुशी होती है उसको यूडोमिनिक हैप्पीनेस बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांसडेसेंट और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। इसमें क्या होता है कि आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल, और ट्रांसेंडेंस का मतलब होता है एक्सपीरियंसिंग स्टेट ऑफ सेल्फलेसनेस वेयर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द सेल्फ एंड अदर डिमिनिशेस, लीडिंग टू द फीलिंग्स ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस और यूनिटी विद द यूनिवर्स। आप ऐसा फील करने लग जाते हो कि आप सेल्फ और अदर्स में डिफरेंस ही भूल जाते हो, आप समझते हो कि सब बराबर है और आप यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, और यही आप फील करते हो, तो वो अल्टीमेट फीलिंग होती है उस टाइप का लेवल के हैप्पीनेस को, आप समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा डीप है ये तो। और स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट होता है अटेनिंग अ सेंस ऑफ इनर पीस, कंटेनमेंट एंड स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट थ्रू प्रैक्टिस सच एज मेडिटेशन, सेल्फ सर्विस और रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस करके जो भी चीज़ आपको मिलती है खुशी, उसको स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है ऑथेंटिक और लास्टिंग फुलफिलमेंट। इसमें क्या होता है, sense of contentment that goes beyond temporary emotion. It involves deeper inner peace, acceptance and a sense of completeness irrespective of external circumstances. मतलब achieving a long state of lasting contentment and inner peace that has not dependent on external factor, कोई भी external factor पर dependent नहीं हो, internal factor, so उसको बोलते हैं lasting fulfillment। अब है लास्ट लेवल आपका इनलाइटेडनेस हैप्पीनेस। इसमें क्या होता है, इसमें होता है ऑफन एसोसिएटेड विद स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल टीचिंग्स। इनलाइटेड हैप्पीनेस रेफर्स टू, मतलब रिप्रेजेंट्स स्टेट ऑफ कंप्लीट लिबरेशन फ्रॉम सफरिंग। इट इन्वॉल्व्स प्रोफाउंड विजडम, कंपैशन, कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर ऑफ रियलिटी, सब चीज़ों को समझ जाना। और अटेनिंग स्टेट ऑफ इनलाइटनमेंट मतलब पूरा ब्रह्म ज्ञान पा लेना बेसिकली बोले तो, ऐसा होता है, समझ रहे हो। अब है हैप्पीनेस क्रॉस कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो, भाई बहुत वीडियो लेक्चर लंबा हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा फास्ट आपको जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ। देखिए कल्चरल, क्रॉस कल्चर मतलब अलग अलग कल्चर में हैप्पीनेस को कैसे डिफाइन किया गया है उसके बारे में देखना है। तो पहला है इंडिविजुअलिस्टिक वर्सेस कलेक्टिव कल्चर। इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जो वेस्टर्न कल्चर है वो ऑफन प्रायोरिटाइज करती है इंडिविजुअल अचीवमेंट्स, पर्सनल फुलफिलमेंट और ऑटोनोमी को अपने हैप्पीनेस में। मतलब बाहर में जो वेस्टर्न कल्चर है वहाँ पे ये होता है कि आप अकेले क्या उखाड़े हो, आपने अकेले क्या पर्सनल ग्रोथ पाया है, अकेले आपने क्या जिंदगी में कुछ ऑटोनोमी आपकी है या नहीं, इन सब चीज़ों से हैप्पीनेस डिफाइन होती है। कहाँ पे, वेस्टर्न कंट्रीज में, वेस्टर्न सोसाइटीज में। कलेक्टिव कल्चर में ईस्टर्न कल्चर सच एज ईस्ट एशिया में, यहाँ पे क्या होता है, सोशल हार्मोनी, फैमिली, इंटरकनेक्टेडनेस, इन सब चीज़ों को हैप्पीनेस में माना जाता है। मतलब कि जो जितना फैमिली के साथ ओरिएंटेड है, कनेक्टेड फील है कर रहा है, सोसाइटी में जो हार्मोनी बनाया हुआ है, उन चीज़ों को हैप्पीनेस से कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। और इम्पोर्टेंस ऑफ रिलेशनशिप्स, कल्चरल cultures that place a high value on social relationship, communities like लैटिन अमेरिका, मेडिटेरियन कल्चर, ये लोग क्या करते हैं, रिलेशनशिप को प्रायोरिटाइज करते हैं और हैप्पीनेस का मूल कारण यही मानते हैं कि फैमिली बॉन्ड, सोशल इमोशन और ये वो चीज़ें जो है, मतलब रिलेशनशिप जो है ये बेसिक मेन फंक्शन होता है, मतलब मेन कॉज होता है इनकी हैप्पीनेस का। कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग हैप्पीनेस में, सोशल रिलेशनशिप में वही मेनी कल्चर्स जो है यहाँ पे फैमिली को, कम्युनिटी को ज़्यादा ये फैक्टर में माना जाता है हैप्पीनेस के लिए, ठीक है। और कल्चरल वैल्यूज में मटेरियल वर्सेस नॉन मटेरियल वैल्यूज की बात की जाए तो, some cultural emphasize the material success such as wealth, indicator of happiness, while other prioritize non material such as spiritual growth और inner peace। मतलब कि कुछ ऐसे कल्चर हैं जो सिर्फ धन दौलत को मानते हैं हैप्पीनेस के कारण, बट कुछ ऐसे कल्चर भी हैं जो स्पिरिचुअल ग्रोथ और इनर पीस को मानते हैं हैप्पीनेस के कारण। सोशल नॉर्म और एक्सपेक्टेशन की बात की जाए तो कई सारे सोशल नॉर्म होते हैं, सोसाइटल रोल्स होते हैं, जहाँ पे वहाँ पे उन चीज़ों को फैक्टर मान करके हैप्पीनेस के लिए डिसाइड की जाती है। कई सारे रिचुअल्स, ट्रेडिशन, कस्टम्स होते हैं जहाँ से हैप्पीनेस को कंट्रीब्यूट किया जाता है। मैंने इसके एग्जांपल्स मैंने आपको इसके दिए थे। अब आपको आगे बढ़ते हैं, मेजरिंग हैप्पीनेस इन क्रॉस कल्चरल रिसर्च। सब्जेक्टिव वेलबिंग जो है SWB होता है, ये SWB जो है क्या होता है, सब्जेक्टिव वेलबिंग। व्हाइल हैप्पीनेस कैन बी सब्जेक्टिव, रिसर्चर्स यूज वेरियस मेजर्स लाइक सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव इफेक्ट, absence of negative aspects to affect to assess the SWB। मतलब सब्जेक्टिव, आपको पता है वो स्टार्टिंग में मैं बताया था कि हैप्पीनेस जो सब्जेक्टिव है, अलग अलग इन्वायरमेंट है, अलग अलग लोगों की कल्चर है, अलग अलग सिचुएशन है भाई,
तो इसीलिए सब्जेक्टिव टोटली हो जाता है, हर एक व्यक्ति का आपको निकालना पड़ेगा भाई कि क्या कंडीशंस है। तो उसके लिए कुछ कुछ पैरामीटर्स वगैरह रखी गई हैं, तो रिसर्चर्स वगैरह उस पैरामीटर्स को देख करके सब्जेक्टिव वेलबींग SWB निकालते हैं और उसके बाद वो इवेलुएट करते हैं, ठीक है। कल्चरल एडेप्टेशन ऑफ मेजर्स, रिसर्चर्स ऑफन एडप्ट मेजर्स ऑफ हैप्पीनेस टू सूट द डाइवर्स कल्चरल कॉन्टेक्स्ट कंसीडरिंग द कल्चरल नॉसेंस एंड डिफाइनिंग एंड एक्सपीरियंसिंग हैप्पीनेस। नेक्स्ट है impact of cultural changes, globalization and cultural influences. With globalization, cultural exchanges and exposure to diverse perspectives, there might be shifts in how cultures perceive and pursue happiness. For instance, Western ideas of individualism or materialism may influence the cultural values in other religion. बहुत important यहाँ पे बताया गया है कि इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल चेंजेस, ग्लोबलाइजेशन के कारण कई सारे इम्पैक्ट्स आ गए हैं इसमें, जैसे कि वेस्ट से जो भी, वेस्ट नहीं वेस्ट, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इंडिया इन्फ्लुएंस होता है या नहीं होता है, खुद बताओ आप लोग। इतने सारे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस जो है वहाँ से इन्फ्लुएंस लाते हैं या फिर वहाँ की मूवीज से आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हो, बाहर के पॉप कोरियन कल्चर दिस डैट से आप लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हो या नहीं हो रहे हो, बताओ। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन का ही असर है ना, जहाँ से आप दूसरों के कल्चर से इन्फ्लुएंस होकर उस कल्चर को अपने अपने कल्चर में इंक्लूड कर रहे हो। आपका कल्चर नहीं है, अब एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, बट बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो हमने अडॉप्ट किए हैं वेस्टर्न कल्चर से, जो हमारे कल्चर में नहीं थी बट वो आज हमारे यहाँ डोमिनेट कर रही हैं बिकॉज हमने वो वेस्टर्न कल्चर से ले लिया है। तो वही बात है, और वो हमारे हैप्पीनेस का कारण भी है, ऑब्वियसली कारण है, बहुत सारी चीज़ें हमने अडेप्ट करी हैं। तो उसी तरह वही समझना चाहते हैं तो आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है ये ग्लोबलाइजेशन के कारण या फिर हमारे कल्चर से कई लोग इम्पैक्ट हो रहे हैं और अडॉप्ट कर रहे हैं, हमारे इंडियन कल्चर से, सनातन धर्म से कई लोग इम्पैक्टफुल हो रहे हैं एंड कई सारी कंट्रीज अपना रही हैं इसको और वहाँ से उनका हैप्पीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो यही हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे कल्चर का और वहाँ से भी हैप्पीनेस रेगुलेट हो रही है। यूनिवर्सलिटी एंड कॉमन एलिमेंट्स में है, बट फिर भी बहुत कुछ कॉमन एलिमेंट्स तो हैं ही हैं जो हर के लिए, मतलब हर एक व्यक्ति के लिए कुछ ना कुछ तो कॉमन फैक्टर है ही है जो कंट्रीब्यूट करता है, such as good health, supportive relationship, sense of purpose, feeling respected और experiencing moment of joy and fulfillment। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जो सारे व्यक्ति में कॉमन ही मिलेंगे हैप्पीनेस की मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है आपका कल्चर एंड हैप्पीनेस। सबसे पहला कल्चरल डिफिनेशंस ऑफ हैप्पीनेस में, कल्चरल वैल्यूज में बहुत डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में अलग अलग परसेप्शन है हैप्पीनेस का, अलग अलग। जैसे कि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर जो वेस्टर्न सोसाइटी में ये है कि ज़्यादा उनको एम्फेसाइज किया जाता है कि पर्सनल खुद का ग्रोथ हो, कलेक्टिव ग्रोथ वहाँ नहीं देखी जाती है, वहाँ पर किसी पर्सनल इंडिविजुअल के ग्रोथ सक्सेस और फेम से उसको हैप्पीनेस को डिफाइन किया जाता है। उसी तरह एशियन सोसाइटी में कलेक्टिव कल्चर में बिलीव की जाती है कि सामूहिक कैसे हारमोनी हो और अच्छे रिश्ते हो और उसमें सक्सेस हो, फैमिली ओरिएंटेड हो, इंटीग्रेशन इंटीग्रल हैप्पीनेस होता है। तो वही अलग अलग सोसाइटीज में अलग अलग नॉर्म्स हैं, ठीक है, इसको देख लेना आप लोग। इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल प्रैक्टिस ऑन हैप्पीनेस, जैसे कि सोशल रिलेशनशिप है जिसमें सिग्निफिकेंस करता है बहुत ज़्यादा कि हैप्पीनेस में कैसे फैमिली में सब और कम्युनिटी में आपका रिलेशन है, इंटरकनेक्टेडनेस है, इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस का लेवल बढ़ता है एंड सेटिस्फैक्शन होता है ओवरऑल, ठीक है। कल्चरल रिचुअल में बात की जाए तो बहुत सारे रिलीजियस सेरेमनीज होते हैं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती हैं, ट्रेडिशंस हैं जो फॉलो करके हम बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं और हमारे हैप्पीनेस में वेलबींग में कंट्रीब्यूट करती हैं। कल्चरल इन्फ्लुएंस ऑन कोपिंग स्ट्रेटजीज, जैसे कल्चरल कोपिंग मैकेनिज्म, जैसे कि कैसे आप स्ट्रेस वगैरह से कोप अप करते हो, उसके कल्चरल तरीके तौर तरीके होते हैं, शायद जो हमने एक्सप्लेन अभी वीडियो में किया बहुत सारी चीज़ें। perception of success and fulfillment, cultural definition of success and fulfillment affect an individual's sense of achievement and happiness. For instance, some culture may emphasize career success while other prioritize balanced life, spiritual growth और contribution to the community। तो अलग अलग चीज़ें, कुछ कल्चर बोलता है कि नहीं भाई तुम्हारा पर्सनल जितना ग्रोथ होगा वो बेटर है, तुम्हारा पर्सनल सक्सेस करियर जो है वो बहुत बेटर है, बट कुछ कल्चर ये प्रोवाइड करता है कि नहीं तुम्हें बैलेंस में लाइफ को जीना है एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ हो और एक बैलेंस्ड लाइफ हो और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी में हो, ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो बताती हैं फुलफिलमेंट के बारे में, ठीक है, डिफाइन करती हैं, इसको बोलते हैं फुलफिलमेंट। कल्चरल एडेप्टेशन एंड हैप्पीनेस मेजर्स, सब्जेक्टिव वेलबींग बताया ही था अभी, ठीक है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप कॉम्पैरेटिव पर्सपेक्टिव, इसकी बात की जाए तो ये भी वही कहानी है जैसे कि कलेक्टिविस्ट कल्चर इन सोसाइटीज, द एशियन, अफ्रीकन, लैटिन अमेरिकन relationships tend to be more interdependent, emphasizing group harmony, family cohesion and society connection, and individuals may prioritize group goals over many personal desires, ठीक है। इंडिविजुअल कल्चर में वेस्टर्न में होता है जहाँ पे इंडिविजुअल रिलेशनशिप को ज़्यादा फोकस किया जाता है, ऑटोनॉमी वगैरह पे ज़्यादा फोकस होता है वहाँ पे।
और कम्युनिटी स्टाइल्स में डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन. सम कल्चर हैव डायरेक्ट कम्युनिकेशन स्टाइल्स वेयर ओपिनियंस एंड इमोशंस आर ओपनली एक्सप्रेस्ड. एग्जांपल वेस्टर्न कल्चर. वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है, आपके कुछ भी ओपिनियन होंगे, एक्सप्रेशंस होंगे, डिजायर होंगे, वहाँ बहुत डायरेक्टली आप उसको एक्सप्रेस करते हो, बहुत वहाँ पे ओपननेस बहुत ज़्यादा है वेस्टर्न कल्चर में. while others employ indirect communication relying on implicit cues, non-verbal gestures and substantial to convey message. Example many Asian culture. जैसे कि एशियन हमारे यहाँ में है, हम लोग एशिया में हैं, तो हमारे यहाँ ऐसा कल्चर है कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हैं चीज़ों को. हम लोग बहुत जेस्चर्स के माध्यम से या फिर ऐसे ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ क्या बताऊँ आपको, नॉन वर्बल तरीके से जेस्चर के माध्यम से या फिर कुछ अलग ही चीज़ों से, मतलब हम लोग बहुत इन चीज़ों में उतना फ्रीडम हम नहीं है, हम फ्रीली एक्सप्रेस नहीं करते हैं, बहुत स्टेप से होके तब जाता है हमारा. ठीक है, तो वही हो गया. फिर हाई कॉन्टेक्स्ट वर्सेस लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर. हाई कॉन्टेक्स्ट एग्जांपल एशियन मिडिल ईस्टर्न कल्चर प्लेसेस एम्फेसिस ऑन कॉन्टेक्स्ट, इम्प्लिसिट कम्युनिकेशन एंड शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग विद इन रिलेशनशिप. इन कॉन्ट्रास्ट लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर एग्जांपल नॉर्थ अमेरिका एंड नॉर्थर्न यूरोप एंड कल्चर मोर ऑन एक्सप्लिसिट वर्बल कम्युनिकेशन. रिलेशनशिप फॉर्मेशन एंड वैल्यूज की बात करें तो अरेंज्ड वर्सेस लव बेस्ड रिलेशनशिप. इसमें क्या होता है कि जो आपको साउथ में है, साउथ एशियन कल्चर में हमारा यहाँ अरेंज मैरिजेस और फैमिली इन्वॉल्वमेंट होता है रिलेशनशिप डिसीजन में. ठीक है, जबकि वेस्टर्न कल्चर में ऐसा होता है कि प्रायोरिटाइज वहाँ पे क्या प्रायोरिटी की जाती है, रोमांटिक लव और इंडिविजुअल चॉइस को रिलेशनशिप के मामले में. तो वहीं से तो हमारे यहाँ भी ये कल्चर आया हुआ है. एशियन कल्चर नहीं है कि लव मैरिज करना है फिर रोमांस वगैरह खुद को चूज करना, ऐसा मतलब जो भी इंडिविजुअल चॉइसेस हुआ है रिलेशनशिप में, ये सब आपको वेस्टर्न कल्चर से आया हुआ है. कल्चरल वैल्यूज इन रिलेशनशिप में, बट आई एम नॉट सेइंग दिस इज रॉन्ग और राइट, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग द टेक्स्ट, सो डोंट कंसिडर मी माई ओन थॉट्स. ये जस्ट मैं टेक्स्ट पढ़ रहा हूँ और ये बता रहा हूँ, मेरे डिसीजन को मत जज कर लेना. यहाँ पे आई एम वेरी ओपन माइंडेड पर्सन. कल्चरल वैल्यूज इन रिलेशनशिप में क्या है, डिफरेंट कल्चरल में प्रायोरिटाइज डिफरेंट वैल्यूज इन रिलेशनशिप सच एज रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, filial piety, loyalty, or illustration. These values influence relationship and dynamic expectations. Conflict resolution and harmony में approaches to conflict. और यहाँ पे कोई conflict resolution की बात की जाए तो यहाँ पे हमें approach करना होता है. Cultural norms and values influence how conflict is approached with relationship. Some culture may value direct confrontation and open resolution to conflict, while other prioritize harmony and may avoid direct confrontation to maintain social cohesion. कुछ लोग होते हैं ऐसे कुछ झगड़ा झंझट हो जाता है तो ऐसा है कि कुछ सोसाइटीज़ ये होती हैं कि उसको बैलेंस करने का चीज़ें को सोचती हैं, ज़्यादा डायरेक्ट कॉन्फ्रोंटेशन नहीं लेती हैं, डायरेक्ट एक्शन में नहीं आ जाती हैं. बट कुछ सोसाइटीज़ जो है अगर कुछ भी गलत हुआ या फिर थोड़ा सा भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ डायरेक्ट एक्शन लेते हैं वो. तो ऐसी चीज़ें होती हैं. रोल ऑफ हार्मोनी में may prioritize the maintaining harmony within the relationships and border trust. Border social fabric. This can influence how individuals handle disagreements, compromise and negotiate within relationships. ठीक है, अब यहाँ पे टुवर्ड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय साइकोलॉजिस्ट अब्राहम Maslow. Represent the highest level of psychological development where individuals strive to reach their full potential, achieve personal growth and experience fulfillment. मतलब ये ऐसा कंडीशन है जहाँ पे इंडिविजुअल्स अपने फुल पोटेंशियल को रियलाइज कर लेता है और अपने पर्सनल ग्रोथ को अचीव कर लेता है और अपना पूरा फुलफिल एक्सपीरियंस होता है. ठीक है, तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सेल्फ एक्चुअलेशन होता क्या है. मतलब आपको अपने पोटेंशियल के बारे में जानना पड़ेगा, आपको क्या आपके अंदर पोटेंशियल है उसको आपको जानना पड़ेगा. समझ रहे हैं. उसके बाद मैस्लो कैरेक्टरिस्टिक बोलता है कि फैमिलाइज योरसेल्फ विद ट्रेट्स एसोसिएटेड विद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जैसे ऑटोनॉमी, क्रिएटिविटी, ऑथेंटिसिटी एंड सेंस ऑफ पर्पस. फिर पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात आती है तो आपको अपने पर्सनल स्ट्रेंथ, टैलेंट, पैशन को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसको परस्यू करना पड़ेगा अपने इंटरेस्ट को अकॉर्डिंगली. ठीक है, फिर सेटिंग मीनिंगफुल गोल्स, फिर उसके हिसाब से आपको गोल सेट करने हैं, फोकस करना है और फिर आप सक्सेस मिल जाएगी आपको. आप फुलफिल्ड आपके फुल पोटेंशियल को यूटिलाइज करके और आप फुलफिलमेंट पाओगे. फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन भी करना है, माइंडफुलनेस प्रैक्टिस भी करना है आपको. ठीक है, ऑथेंटिसिटी एंड इंटीग्रिटी भी, आपको खुद के साथ बहुत ट्रू रहना है, एक्ट विथ इंटीग्रिटी, अच्छे से एक्ट करना है. ठीक है, इम्ब्रेस चैलेंजेस एंड ग्रोथ, अपने डिसकम्फर्ट को इम्ब्रेस करके आपको कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, आप ग्रोथ को माइंडसेट को पकड़ना है. ठीक है, कल्टिवेट मीनिंगफुल रिलेशनशिप, पॉजिटिव कनेक्शंस बनाने हैं, सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन देनी है. इम्प्रेस रेसिलियंस एंड एडेप्टेबिलिटी, अपने आप को चैलेंज करना है ग्रोथ के लिए, ऑब्स्टिकल्स को काउंटर करना है, चेंज को अडेप्ट करना है, फ्लेक्सिबल रहना है आपको. ये नहीं कि पुराने सोचों को दबा के रखो दिमाग में, आपको अडेप्टेबल टू चेंज होना है. ठीक है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड एंड पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म को प्रैक्टिस करना है, कंट्रीब्यूशन एंड गिविंग बैक का नेचर होना चाहिए. ठीक है, अब लास्ट है आपका लोकल एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ हैप्पीनेस, जिसमें हम लोग देखेंगे कल्चरल इन्फ्लुएंसेस कैसे लोकल ग्लोबल होता है.
यहाँ पे आप देख ही सकते हो, कल्चरल इन्फ्लुएंस, लोकल पर्सपेक्टिव ऑन हैप्पीनेस डिपली इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशन एंड सोशल नॉर्म्स स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर रीजन और कम्युनिटी। किसी भी पर्टिकुलर छोटे से पर्टिकुलर या फिर छोटे से कम्युनिटी के अंदर भी कुछ कल्चरल नॉर्म्स होते हैं, उसके हिसाब से वो चीज़ें होती हैं, डिफाइन की जाती हैं हैप्पीनेस को, और कुछ ग्लोबल लेवल पे होती हैं कुछ, ठीक है। जैसे ग्लोबल में तो आपको पूरा यूनिवर्सल आ जाता है, एंड लोकल लेवल पे जो है वो शॉर्ट, जो भी सोसाइटी छोटी सी कम्युनिटी होती है वहाँ पे भी चीज़ें होती हैं अलग, कुछ सेटअप, उनके सेट ऑफ रूल्स होते हैं, सेट ऑफ कल्चर होते हैं। Integration and intersection, cultural diversity and unity, cultural exchange and understanding, balancing local and global factors. Individuals often navigate between local and cultural influences and global trends in pursuit of happiness. They might adopt elements from the various cultures and resonate with their personal values and aspirations. समझ रहे हो आप कि कैसे ग्लोबल चीज़ों को हम लोग अडेप्ट करने लग जाते हैं अपने सोशल लोकल, जो हमारा लोकल ट्रेडिशन है उसमें, ठीक है, हैप्पीनेस को फाइंड करने के लिए। जैसे कि केक कटिंग की बात की जाए बर्थडे में, तो ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशन नहीं है, बट क्योंकि हम लोग खुश, क्योंकि बच्चे जो है आजकल के, उनके बच्चे, अगर आजकल के बच्चों के बर्थडे पे केक नहीं कटेगा तो वो नाराज हो जाएंगे भाई, तो हम लोग हैप्पीनेस और खुशी के लिए हम लोग केक कटा रहे हैं कि नहीं कटवा रहे हैं बच्चों के। तो वही बात है, छोटा सा जस्ट एग्जाम्पल दिया हूँ। तो वही बात है, ग्लोबल ट्रेंड्स को भी हम लोग फॉलो कर लेते हैं और हैप्पीनेस के लिए। मेजरिंग हैप्पीनेस की इंडिकेटर्स क्या है, सबसे कुछ कुछ इंडिकेटर में सब्जेक्टिव वेलबिंग है, लाइफ सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव इफेक्ट, सोशल इमोशन फैक्टर्स, ये सब चीज़ों को देखना होता है। इकोनॉमिक फैक्टर भी होता है, हेल्थ एंड क्वालिटी लाइफ में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिजियोलॉजिकल वेलबिंग, इन्वायरमेंटल एंड कल्चरल फैक्टर्स एंड ऑल, ये सब आपको कंट्रीब्यूट करते हैं। पर्सनल फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर, ये सब खुद पढ़ लेना। अब मैं इसको उतना नहीं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बिकॉज ये सब बहुत आसान है, इसको आप पढ़ सकते हो। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स होते हैं, जैसे कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस होता है, ये भूटान यूज करता है, जिसमें होलिस्टिक डेवलपमेंट को, स्पिरिचुअल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, साइकोलॉजिकल वेलबिंग को, सबको फैक्टर को कंट्रीब्यूट करके और रिपोर्ट बनाई जाती है हैप्पीनेस की सारे कंट्रीज की। और यहाँ पे वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट होता है जिसमें ये यूएसए करता है। यहाँ पे जीडीपी और सोशल सपोर्ट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी और फ्रीडम, जेनरसिटी और बहुत सारे अदर फैक्टर्स को कंसिडर करके रिपोर्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है ये यूएस जो है ये करता है, इसके फैक्टर्स होते हैं जीडीपी, पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये सब चीज़ें हैं, देख लेना, पढ़ लेना। और इसके हिसाब से डेटा तैयार की जाती है। दूसरे और भी बहुत सारे अदर इंडेक्सेस हैं, जैसे कि ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, ये भूटान ने इंट्रोड्यूस किया था, और इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, इसको देख लेना खुद से आप। एक OBECD होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था बेटर लाइफ इंडेक्स, OCED बेटर लाइफ इंडेक्स, ठीक है। बेटर लाइफ इंडेक्स में भी बहुत सारे 11 डायमेंशंस होते हैं, जैसे कि इनकम, जॉब, कम्युनिटी, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट, हेल्थ, ये दिस डेट सब चीज़ें होती हैं। उसके मेजर्स को लेकर के ये रिपोर्ट तैयार होता है। उसी तरह हैप्पी प्लेनेट इंडेक्स जो HPI होता है, ये न्यू इकोनॉमिक्स फाउंडेशन NEF द्वारा फाउंडेड किया गया था, एंड इसमें भी बहुत सारे मेजर्स हैं जो कंसिडर होते हैं, एंड उसके बाद ये रिपोर्ट तैयार होती है। उसी तरह बहुत सारे हैं, लीगा टर्म प्रोस्पेक्टिव इंडेक्स जो है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ लीग टर्म इंस्टीट्यूट प्रोड्यूसेस द प्रोस्पेरिटी इंडेक्स, ये प्रोस्पेरिटी इंडेक्स है। इसको भी तैयार करने के कई से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक क्वालिटी, गवर्नेंस, एजुकेशन, हेल्थ, सेफ्टी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इसको आप पढ़ लेना, रट लेना। अब यहाँ पे कितना बताऊँ, बहुत लेट हो रहा है, वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो इन सबको पढ़ लेना। क्रॉस नेशनल हैप्पीनेस GNH भी होता है, अदर इंडेक्सेस भी होते हैं, ये सब चीज़ें वो सब समझ के पढ़ लेना। और सॉरी, ये तुम्हें बताना भूल गया, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बाद यहाँ जो नया टॉपिक था हमारा, एक और टॉपिक तो था, वो कहाँ गया, इंडिया का ग्लोबल, हाँ यहाँ गया, इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडिसेस। तो इंडिया का क्या रिपोर्ट है, इंडिया का रैंकिंग जो था, इंडियाज रैंकिंग इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडिसेस हैज वेरीड ओवर द इयर्स बट इट हैज जनरली बीन लोअर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम। फॉर एग्जांपल द मोस्ट रिसेंट वर्ल्ड जो है 2023 का है, वो 126वां रैंक हमारा, 146 कंट्री में पार्टिसिपेट की थी, इसमें 126 रैंक हमारा हैप्पीनेस का। हम लोग काफ़ी पीछे चल रहे हैं बट इम्प्रूव कर रहे हैं। इससे पहले जो 2022 में हुई थी उसमें 136 रैंक था हमारा 146 कंट्रीज़ में, बट इस बार हमारा 126 रैंक है। मतलब हमने 10 कदम आगे बढ़ गए हैं, मतलब हमारा कंट्री जो है खुशहाल बन रहा है धीरे धीरे, और आई होप कि और खुशहाल बने एंड सारी समस्याएं हल हो, बिकॉज न्यू गवर्नमेंट जो आई है वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है इन चीज़ों को, जिससे कि फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही है, चीज़ें सेटल हो रही है, जिससे कि गरीबी खत्म हो रही है, बहुत चीज़ें, मतलब समझ रहे हो ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। उसके भी एग्जांपल आपको बताता हूँ, जैसे सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर है, कल्चरल डाइवर्सिटी है, अर्बन रूरल डिवाइड, इन्वायरमेंटल चेंजेस, इन सब के कारण ही तो रैंकिंग में डिफरेंस हो रहा है।
और हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि ग्लोबल हैप्पी इंडेक्स हमारा और अच्छा हो जाए। इसके लिए हमें पॉवर्टी कम करना पड़ेगा, इनइक्वलिटी भेदभाव की चीज़ें वो हटानी पड़ेंगी सोसाइटी से, करप्शन को हटाना होगा, बेसिक नेसेसिटी वगैरह जो है सबको मिले, जैसे कि वाटर, सैनिटेशन, हेल्थ केयर और बहुत सारे पब्लिक सर्विसेज हैं जो मिलनी चाहिए। इन सब चीज़ों से क्या होगा, लोग खुश रहेंगे, नागरिक खुश रहेंगे, सब तो हैप्पीनेस इंडेक्स ऑब्वियसली बढ़ जाएगा, मतलब रैंक बढ़िया हो जाएगा हमारा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, आप इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ बिकॉज बहुत एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी, बहुत रात भी हो चुका है काफ़ी। अब मुझे इसको यहीं एंड करना हो लेक्चर को, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आप नोट्स पढ़ सकते हो, लेकर के डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, नोट्स को कैसे एक्सेस करना है, ठीक है। एंड फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पे मुझे, आप वहाँ पे कुछ भी डाउट हो कमेंट कर सकते हो या फिर इंस्टा पे पूछ सकते हो। शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एज वेल।